ऐसा ठीक है सर। तो बेसिकली जीएसटी क्लास है और जीएसटी क्लास में आज जब लोग प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे। हाँ सर, याद है ना आप लोग? और प्लेस ऑफ सप्लाई में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो दे दिया था, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स तो एकदम क्लियरली डिस्कशन हो चुका था। सर्विस पे हम लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, लेकिन सर्विस रिलेटेड काफी सारा केस स्टडीज क्वेश्चंस डिस्कशन करना मुझे लगता है जरूरी है, बिकॉज गुड्स फिर भी समझ में आ जाता है, सर्विस के केस में ना कभी कभी सप्लाई का जो एरिया है वो समझ पाना थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो क्योंकि सर्विस इतना वैरायटीज ऑफ हो सकता है और कहाँ पर कौन बैठा है और कहाँ सर्विस पहुंच रहा है, ठीक है, तो इसका ना इतना वैरायटी हो सकता है, तो कई बार हम लोग थोड़ा बिजनेस के रिगार्डिंग समझ नहीं पाते। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को एक बार बता दूं कि सर डिफरेंट एग्जांपल्स और केस स्टडीज रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। चलो डिस्कस करते हैं और आपको धीरे धीरे समझाते हैं। प्लीज टेल मी, स्क्रीन शेयर है कि नहीं है? बोलो सर। ऐसा यस सर। है ना सर? अच्छा, तो जैसे कि मुझे जितना याद है कि हम लोग लास्ट फ्यू क्लासेस में हम लोग ना ये सब टॉपिक कवर अप किए हैं। ठीक है, जैसे लास्ट दिन तो ये एनालिसिस चालू हो गया था, सेक्शन 12। ठीक है, सेक्शन 10 जो है वो गुड्स के बारे में बात किया, सेक्शन 12 जो है वो सर्विस के बारे में बात किया, है ना सर? सेक्शन 10 रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेक्शन 12 दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, है ना? तो ये दो एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मेनली जो गुड्स इंडिया के अंदर या सर्विसेज जो इंडिया के अंदर चलता है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सेक्शन 10, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया, सेक्शन 12। तो ये है सेक्शन 10 का एरिया, ये है सेक्शन 12 का एरिया। सेक्शन 10 ऑलरेडी डिटेल्स डिस्कशन हो चुका था, ठीक है, और मैं आपको सेक्शन 12 के बारे में भी बात करना स्टार्ट कर दिया था। इवन सेक्शन 12 में भी मैंने आप लोगों को कल ये मैंने लास्ट वीक के क्लास में काफी सारा एग्जांपल्स आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। जैसे कि एग्जांपल के रूप में सर्विस की बहुत सारा सर्विस, जैसे मानो आर्किटेक्ट का सर्विस, इंटीरियर डेकोरेटर का सर्विस, सर्वेयर का सर्विस, इंजीनियर एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स का सर्विस, एस्टेट एजेंट का सर्विस, ठीक है, हर तरह का। ठीक है, इवन होटल के बारे में मैंने आपको बात किया था, है ना? होटल टूरिस्ट का एरिया, ठीक है, मानो दो स्टेट के बीच में ऐसा एक एग्जाम्पल हुआ था, याद है सर आप लोगों को? मानो एक होटल है जिसका आधा पार्ट उड़ीसा में है, आधा पार्ट बंगाल में है, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई जिसको माना जाएगा जीएसटी कलेक्शन वही करेगा, है ना? प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग जिस पर्टिकुलर स्टेट को मानेंगे जीएसटी कलेक्शन भी वही स्टेट करता है। तो ऐसा कुछ एरिया कि कितना परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करे, एक रोड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, एक ब्रिज एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है या अगर उसमें कोई सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, तो ये सब सर्विस कौन कलेक्ट करेगा? उसका जो रिगार्डिंग जीएसटी होगा वो कौन कलेक्ट करेगा? याद है कि नहीं है? ऐसा याद है ना अभिजीत, याद है? देखो, सबको हाँ आवाज सर। आ रहा है मेरा? ओके सर, देखो, लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल, इन गेस्ट हाउस एटसेट्रा एंड एंसिलरी सर्विस। ठीक है, साथ में और भी चीजें बोला है, एंसिलरी सर्विस के बारे में भी बोला है, माने जुड़ा हुआ सर्विस। एंसिलरी माने मेन सर्विस के साथ जुड़ा हुआ सर्विस, एक्सक्लूडिंग द प्रॉपर्टी लोकेटेड इन 2 और मोर कॉन्टिजियस स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और बोथ। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग लास्ट वीक में काफी डिटेल्स में बातचीत की। बस आपको एक चीज मैं याद दिला दूं कि ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है जीएसटी, क्योंकि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है सर? डेस्टिनेशन बेस्ड। ठीक है, लोकेशंस पे ही पूरा खेल डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स एक सप्लाई ऑलरेडी आप लोगों को शेयर किया है, अगर ये वाला भी आप लोग चाहते हो तो ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहां पर गुड्स पहुंचेगा, ठीक है, जिस स्टेट को पहुंचेगा, ठीक है,
अल्टीमेटली जीएसटी का कलेक्शन वही स्टेट करेगा। ये मेन चर्चा का विषय था। जैसे यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर वेस्ट बंगाल, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ओडिशा, साइट असेंबली झारखंड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड, इसके ऊपर भी हम लोग बात किए सर। ठीक है, प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है इसके ऊपर भी बात किए। ठीक है, गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। ठीक है, बिल्ड टू शिप टू मॉडल, याद है ना, बिल्ड टू शिप टू मॉडल, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि कहाँ शिप कर रहे हैं, बिल किधर जा रहा है, इसके ऊपर भी मैटर काम कर रहा था। तो ये सब एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। ये वाला एक शॉर्ट नोट्स है, मैं सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ एग्जांपल्स और जितना नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे उतना ही आपका मैंने क्लैरिटी मिलेगा, और एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन वैरायटी हो जाए आपको भी सुविधा होगा। तो ऑलरेडी इस चैप्टर में जो मेन थीम हम लोग जान चुके हैं वो ये है कि सर जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, that is goods and service will be taxed at the place where they are consumed, where they are consumed, जहां सर्विस हो रहा है, जहां गुड्स दिया जा रहा है, जिस प्लेस को मिल रहा है उनको ही जीएसटी मिलता है। ठीक है, यानी टैक्स वहीं से कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट को। ठीक है, सो टैक्स वहीं से कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, नॉट एट दी ओरिजिन, मतलब जहां से गुड्स जनरेट हो रहा है वहां पर नहीं। सो द स्टेट वेयर दे आर कंज्यूम्ड विल हैव द राइट टू कलेक्ट जीएसटी। जिस स्टेट में प्रोडक्ट पहुंचता है, कंज्यूम करते हैं जो स्टेट, वही उसी स्टेट को जीएसटी कलेक्शंस का सुविधा मिलता है। ठीक है, अगर ममता दीदी से, मैंने ममता दीदी मैंने हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, ममता दीदी से अगर योगी को, योगी माने कौन सर, योगी जी, ठीक है, यूपी, अगर वेस्ट बंगाल से यूपी कोई प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो प्रोडक्ट कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, प्रोडक्ट का कंजम्पशन हो रहा है यूपी में। ठीक है, सपोज 1000 रुपीज का प्रोडक्ट जा रहा है जिसके ऊपर जीएसटी लगता है 18%, तो 18 रुपीज किसको मिलेगा, योगी को मिलेगा। 18% योगी आदित्यनाथ जी को मिलेगा, ना कि ममता दीदी को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर, इस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इसलिए आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं तो ऐसे इसके बारे में आप लोगों को लगातार 2-3 क्लासेस से बोले जा रहा हूँ सर, कि प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस, टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें टाइम, प्लेस एंड वैल्यू, ये तीनों क्रोनोलॉजिकली आता है, एक के बाद एक जानना जरूरी होता है। मैं आपको प्लेस के बारे में थोड़े डिटेल्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लेस आजकल बहुत इंपॉर्टेंस है। लिंक सबको नहीं मिला? ठीक है, चलो, किसी किसी को लिंक नहीं पहुंचा, पता नहीं क्या हो गया, तो मैं लिंक ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ, सभी को नॉर्मली मिल जाता है। ठीक है? तो बेसिकली ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का यही मेन थीम है। जिस स्टेट, जो स्टेट गुड्स को कंजम्पशन करेगा, सर्विस को कंजम्पशन करेगा, उसी स्टेट को जीएसटी कलेक्शंस का मौका मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहता है सर, सिंपल फिर से याद दिला रहा हूँ आप लोगों को। दिस इन टर्न मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्रूशियल अंडर जीएसटी, एज ऑल द प्रोविजन ऑफ जीएसटी रिवॉल्व अराउंड इट, क्योंकि जीएसटी का बाकी जितना प्रोविजन है वो सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। Place of supply of goods under GST defines whether the transaction will be counted as intrastate और interstate। इंट्रास्टेट माने सेम स्टेट के अंदर अगर हो रहा है तो सेम स्टेट के अंदर उसको हम लोग अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। अगर स्टेट बदल जाता है, अगर स्टेट बदल जाता है, सपोज वेस्ट बंगाल से जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश भेज रहा हूँ, तो वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश वो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट हो जाएगा, है ना। और अगर वेस्ट बंगाल के अंदर ही मैं बात करूँ तो वो इंट्रा स्टेट हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली उसमें एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, या आईजीएसटी चार्ज होगा। नॉर्मली इंटर के केस में आईजीएसटी चार्ज होता है, एंड इंट्रा के केस में एसजीएसटी एंड सीजीएसटी चार्ज होता है। दीज थिंग्स यू ऑल नो सर, ठीक है। लेकिन क्या है ना, हर क्लास में मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्टरी याद दिलाता हूँ, और वही मैं याद फिर से दिला रहा हूँ कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितना इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। ठीक है, इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, सब बात हो चुका है। गुड्स सप्लाइड ऑन ए वेसल और कन्वीनियंस,
ठीक है। अगर किसी वेसल के थ्रू से गुड्स एक जगह से दूसरी जगह में जा रहा है, ठीक है, या किसी कन्वेंस के थ्रू से जा रहा है, तो क्या होता है, ये सब केस स्टडी चर्चा हो चुका है और आज भी बहुत सारा चर्चा करेंगे सर। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब गुड्स का मूवमेंट होता है तब क्या होता है। देखो शॉर्ट में कितना सुंदर समझाया गया है आप लोगों को। एग्जाम के पहले दिन में आप अगर ये नोट कॉपी में लिख के रखते हो और इसको पढ़ के जाते हो, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में तो टाइम लग जाएगा, लेकिन ये समरीटिकली आपको डिस्कस किया गया है, आपको काफी सुविधा होता है। एकदम क्लियरली बोला है, इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, माने गुड एक जगह से दूसरे जगह में जा रहा है सर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स में क्या बता रहा है सर, मूवमेंट ऑफ गुड्स में क्या बता रहा है, इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द गुड्स व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट्स, जहां पर पहुंच रहा है। जैसे कि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर वेस्ट बंगाल से गुड्स पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में अगर रिसिपेंट है तो उत्तर प्रदेश को मानेंगे। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सेलर टू ए रिसिपेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन, ठीक है, वेदर एजेंट और नॉट। थर्ड पर्सन एजेंट भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स और सम अदर वे, इट इज assumed that the third person has received the goods and the place of supply of such goods will be the principal place of business of the third person. And interestingly हम लोग इसके ऊपर भी केस स्टडीज क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये सभी चीजों के ऊपर मैंने क्लास में बात कर चुका सर। ठीक है, फिर भी आज मैं आपको क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का कुछ पॉइंट्स याद दिलाने के लिए थोड़ा बहुत सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। एक रिविजनरी टाइप का भी बोल सकते हो कि 10-15 मिनट में बात करूंगा, उसके बाद मैं फ्रेश टॉपिक में ही डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारा चीजें बताना बाकी है प्लेस पे, तो उस पर ही बात करूंगा। जैसे देखो यहाँ पर एक चीज बोला है, इंट्रास्टेट सेल्स। इंट्रास्टेट सेल्स का मतलब क्या है, जब एक ही स्टेट के अंदर सेल होता है। मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र सेल्स 10 टीवी सेट्स टू मिस्टर विजय ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। इंटरेस्टिंगली मुंबई भी महाराष्ट्र में आता है और नागपुर भी महाराष्ट्र में आता है। तो जब मुंबई भी महाराष्ट्र में आता है और नागपुर भी महाराष्ट्र में आता है तो इसको हम लोग सिंपली सिंपली क्या बोलेंगे, इंट्रास्टेट बोलेंगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज नागपुर इन महाराष्ट्र, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली सप्लाई तो नागपुर में हो रहा है। सिंस इट इज द सेम स्टेट तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, विल बी चार्ज्ड। एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 में आपको मैं एक दूसरा चीज बता रहा हूँ इसमें, देखो इसमें बता रहे हैं कि इंटरस्टेट सेल्स मिस्टर राज ऑफ मुंबई, ठीक है, मिस्टर राज ऑफ मुंबई, मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र सेल्स 30 टीवी सेट्स, ठीक है, कितना टीवी सेट्स बेच रहा है सर, 30 टीवी सेट्स टू मिस्टर विनोद ऑफ बैंगलोर कर्नाटक। हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, उसमें और भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, चलो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। देखो सर, इंटरस्टेट सेल्स मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र सेल्स 30 टीवी सेट्स टू मिस्टर विनोद ऑफ बैंगलोर कर्नाटका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, इंटरस्टेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक बंदा मुंबई में है, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और दूसरा बंदा कहाँ है, बैंगलोर में है, वो बैंगलोर कहाँ आता है, कर्नाटका में, ठीक है। तो एक बैंगलोर में है, दूसरा मुंबई में है, तो स्टेट बदल रहा है। तो ऐसे केसेस में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज बैंगलोर इन कर्नाटका, क्योंकि सप्लाई बैंगलोर में हो रहा है। टीबी सेट्स टू मिस्टर विनोद ऑफ बैंगलोर कर्नाटका, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज बैंगलोर इन कर्नाटका, क्योंकि यहाँ पर मुंबई से प्रोडक्ट बैंगलोर पहुंच रहा है। सिंस इट इज ए डिफरेंट स्टेट्स आईजीएसटी विल बी चार्ज, अब जब स्टेट बदल जाएगा आईजीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन का कौन करेगा, बैंगलोर करेगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जहां होता है जीएसटी कलेक्शंस का जो राइट है वो उसी स्टेट को मिलता है। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, बाकी थोड़ा इसका टेढ़ा तरीका भी है, ठीक है, जहां पर शिप टू बिल्ड टू मॉडल में थोड़ा अलग होता है ना, उस केस में हम लोग देखे हैं इससे पहले भी कि किसी और को भी कलेक्शन हो सकता है जिस स्टेट में हो रहा है, जहां पर, ठीक है, जहां कंस्ट्रक्शन साइड में अगर दे रहा है वो स्टेट अगर अलग है तो उसको मिलेगा। ऐसा चीज हम लोग देख चुके हैं। ये बस मैं एक रिवाइज करा रहा हूँ, अभी तक जो जो चीज पढ़ लिया उसका एक
समरी एक ब्रीफली चल रहा है, ठीक है सर। एग्जाम्पल 3 यहाँ पर और एक दिया है सर, डिलीवर टू ए थर्ड पार्टी, डिलीवर टू ए थर्ड पार्टी एज पर इंस्ट्रक्शन आनंद, एज पर इंस्ट्रक्शंस आनंद इन लखनऊ बाइज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राज, ठीक है। डिलीवर टू ए थर्ड पार्टी एज पर इंस्ट्रक्शंस आनंद इन लखनऊ बाइज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राज इन मुंबई, ठीक है। आनंद ने लखनऊ से गुड्स खरीदा फ्रॉम मिस्टर राज इन मुंबई के लिए। द बायर रिक्वेस्ट, ठीक है, द बायर रिक्वेस्ट द सेलर टू सेंड द गुड्स टू नागपुर। देखो यहाँ पर लखनऊ का बंदा मुंबई के बंदे के लिए प्रोडक्ट बाई कर रहा है और बोल रहा है कि इसको नागपुर में सेल करो। तो नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इन दिस केस इट विल बी एज्यूम दैट द बायर इन लखनऊ, माने आनंद जो है वो कहाँ का है? लखनऊ का है। द बायर इन लखनऊ हैज रिसीव्ड द गुड एंड आईजीएसटी विल बी चार्ज्ड। ऐसा माना जाएगा कि जो बायर है उसने लखनऊ में ही इसको लिया, भले कि गुड्स कहाँ पहुंचा? नागपुर पे। अरे बेसिकली गुड्स मुंबई से नागपुर पहुंच गया इसके कहने पे, इसी थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शंस पे, जो कहाँ रहता है? लखनऊ में रहता है। लखनऊ कहाँ आता है? यूपी में। मुंबई कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ आता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस तरह का खेल हो रहा है। तो ऐसे केसेस में ये भी आईजीएसटी में ही आएगा क्योंकि स्टेट तो बदल रहा है, लेकिन जहां पर बायर है, बायर का जो प्लेस ऑफ एरिया, मतलब जहां से वो बैठा है सर, उसी को यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, लखनऊ, दैट इज उत्तर प्रदेश। और जीएसटी कलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आईजीएसटी उत्तर प्रदेश के नाम पे बुक होगा। ऐसे तो आईजीएसटी का रेवेन्यू जब जमा गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेमिट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, कि जिस स्टेट का वो राइट रहता है उसको वो मिलता है। इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्टरी जीएसटी में भी बातचीत कर चुके हैं। सेलर महाराष्ट्र का, बायर कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का बायर इंस्ट्रक्ट करता है महाराष्ट्र वाले को कि भाई प्रोडक्ट थर्ड पार्टी महाराष्ट्र को ही दे दो, ठीक है। थर्ड पार्टी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो एक्चुअली डिलीवरी एज पर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। बायर कौन? उत्तर प्रदेश में बैठा लखनऊ। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि सेलर जो है महाराष्ट्र वाला, जो मुंबई वाला सेलर है, वो एक्चुअली लखनऊ वाले को ही बेचा, ना कि नागपुर वाले को बेचा। ये सब पहले भी हुआ है ना सर? हाँ बोलो सर। सर दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार यार चार्ज खत्म हो गया। हाँ, तेरा हमेशा चार्ज खत्म हो जाता है। तो सर आईफोन में हो जाता है, दिक्कत है आईफोन। ऐसा आईफोन में हो जाता है तो फिर आईफोन का क्या मतलब है? सर फोटो खींचने और गेम खेलने के लिए है। जेड फोन ले ले, आईफोन में कुछ नहीं हो रहा, जेड फोन ले ले, बेटर वर्जन। आईफोन में चार्ज, ये तुम सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए, ये बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई का हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। नया कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, नया चीज चालू होने वाला है, अगला 5-7 मिनट में मैं चालू करूंगा। रिवाइज तो ऐसे मैं हर क्लास में कराता हूँ, ठीक है। तो वैसा ही चल रहा है कि हर टॉपिक का थोड़ा सा समरीटिकली मैंने ब्रीफ एक याद हो जाता है, सर क्या पढ़े हैं, क्या चल रहा है। उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक में बहुत 5 मिनट में आ जा रहे हैं सर, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल हो जाने से आपको भी सुविधा होता है कनेक्ट करने में। क्या है ना, बच्चा लोग आजकल बहुत अच्छा बच्चा है ना, घर पे बहुत पढ़ता है सर, ठीक है। घर पे बहुत पढ़ते हैं ना सर, इसीलिए। इसके लिए वेट कर रहा हूँ, ये कहाँ दूसरा फोन से ज्वाइन कब करेगा पता नहीं। देखो यहाँ पर और एक एग्जांपल्स हैं। रिसीवर टेक्स द गुड्स, ex factory Mr. Raj of Mumbai, Maharashtra gets an order of ₹100 TV sets from Sales Haven Limited, ठीक है। Sales Haven Limited of चेन्नई। मिस्टर राज ऑफ मुंबई, यानी मिस्टर राज कहाँ से है? मुंबई से। मुंबई कहाँ से? मुंबई माने महाराष्ट्र, माने मुंबई कौन से स्टेट में आता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मुंबई आता है महाराष्ट्र में, और इधर जो सेल्स हेवन लिमिटेड है ये है अपना चेन्नई में, तमिलनाडु। Sales Haven mentioned that it will arrange its own transportation and take TV sets from Mr. Raj X factory, यानी उसके फैक्ट्री से उसको लेके आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई, तमिलनाडु, जीएसटी आईजीएसटी।
प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या माना जाएगा, चेन्नई को माना जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। रिसीवर टेक्स द गुड्स एक्स फैक्ट्री मिस्टर राजा मुंबई महाराष्ट्र गेट्स एन ऑर्डर ऑफ 100 टीवी सेट्स फ्रॉम सेल्स इवन लिमिटेड ऑफ चेन्नई। मैंने बेसिकली ये कहाँ का फैक्ट्री से निकल रहा है, नहीं, मिस्टर राजा मुंबई महाराष्ट्र गेट्स एन ऑर्डर of rupees 100 TV sets from Sales Event Limited of Chennai, Tamil Nadu. Sales Event mentioned that it will arrange its own transportation and take TV sets from Mr. Raj. मुंबई से बन के आ रहा है ना, मुंबई से कहाँ आ रहा है, चेन्नई आ रहा है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, चेन्नई होगा, तमिलनाडु होगा। जीएसटी क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, स्टेट बदल रहा है। Although the goods are received ex factory that is in Maharashtra by the recipient, the movement of the goods terminates for delivery to the recipient only at Chennai. मैंने गुड्स का मूवमेंट खत्म होता है चेन्नई पे, लेकिन गुड्स रिसीव कहाँ हुआ है, मुंबई में। क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्या बोला, सेल्स इवेंट वाले, कि दैट इट विल अरेंज इट्स ओन ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक टीवी सेट्स फ्रॉम मिस्टर राज एक्स फैक्ट्री। मैंने वो मुंबई वाले फैक्ट्री से ही उसको कलेक्ट कर ले। ठीक है, तो उसका रिसीव कहाँ हो रहा है, फिर मैंने बायर रिसीव एक्चुअली कर रहा है मुंबई पे, बट उसका लास्ट डील कहाँ है, चेन्नई हो रहा है। ठीक है, तमिलनाडु पे। So irrespective of whether the supplier or recipient is actually undertaking the movement of goods, the place of supply is the location of the goods where movement of goods terminates for delivery. ये भी इंपॉर्टेंट बात। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि गुड्स का मूवमेंट तो बायर और सेलर के बीच में मुंबई में ही हो गया, और मुंबई मैंने महाराष्ट्र के अंदर ही हो गया, लेकिन फिर भी गुड्स का टर्मिनेशन जिस पॉइंट पे जाके खत्म होता है, गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट जहां पर खत्म होता है, उसी को यहाँ पर रिसिपेंट का जगह माना जाएगा, और वो की चेन्नई है, और उसमें एप्लीकेबल क्या होगा, आईजीएसटी। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें जो पहले भी बातचीत हो चुका था, फिर से एक बार बातचीत हो रहा है। यहाँ पर देखो, सेलर कहाँ गए, महाराष्ट्र। बायर रिसीव गुड्स महाराष्ट्र पे, बायर टेक्स गुड्स चेन्नई, वो यहाँ पर आके मैंने चेन्नई से वो उधर चल चल के गया सर। ठीक है, चल के गया कि पता नहीं, लेकिन वो गया उधर, तो क्या हो गया, तो क्या, ठीक है सर, समझ में आ गया। अनदर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल ही है जो आपको जीएसटी को प्रैक्टिकली समझा सकता है, अदरवाइज प्रोविजंस पे माथा खराब होता है सबका। तो प्रोविजंस पढ़ना तो जरूरी है कि कौन से सेक्शन में क्या कहा गया है, जो कि हम लोग जानते हैं, सेक्शन 10, सेक्शन 12 है ना। एक सेक्शन 14 भी है जो नॉर्मली इंटर लेवल में थोड़ा कम फोकस किया गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में जो होता है। लेकिन अगर आप डिफरेंट प्रोफेशंस एग्जांपल्स पढ़ते हो तो आपको केस को समझ आ जाएगा कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है, ये आपको बार बार एग्जाम में पूछेगा, बताओ भाई प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, है ना। ऐसे तो गुड्स के बारे में मेरा पहले भी बातचीत हो चुका है। ई कॉमर्स सेल्स, ई कॉमर्स माने जैसे कि अमेजन, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ये लोग ई कॉमर्स है ना। ई कॉमर्स सेल मिस्टर राज ऑफ मुंबई, ई कॉमर्स सेल मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र orders a mobile from Amazon, orders a mobile from Amazon to be delivered to his mother in Lucknow. ठीक है, e-commerce sale, हाँ yes, good evening sir. E-commerce sale Mr. Raj of Mumbai Maharashtra orders a mobile from Amazon to be delivered to his mother in Lucknow. यानी मिस्टर राज का माता जी कहाँ पर है, लखनऊ पे। लखनऊ कहाँ आता है, यूपी में आता है, एज ए गिफ्ट। ठीक है, मेसर्स एबीसी जो कि एक ऑनलाइन सेलर है जो गुजरात में रजिस्टर्ड है। ठीक है, अमेजन के थ्रू से वो प्रोडक्ट बेचेगा, लेकिन प्रोडक्ट जिसका है वो गुजरात का है। प्रोसेस द ऑर्डर एंड सेंड्स द मोबाइल अकॉर्डिंगली एंड मिस्टर राज इज बिल्ड बाय अमेजन। और मिस्टर राज को बिल किसने दिया, अमेजन ने दिया। एकदम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिमिलर टू एग्जांपल 3, इट विल बी assumed that the buyer in Mumbai has received the goods and IGST will be charged. Place of supply Mumbai Maharashtra, GST क्या लगेगा, IGST। जैसे एग्जांपल 3 में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हुआ था, यहाँ पर भी वही होगा। प्लेस एग्जांपल 3 में भी हम लोग ऑलमोस्ट सेम चीज पढ़े थे, जहां पर डिलीवर थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट में चल रहा था। तो यहाँ पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई के ही माना जाएगा। ठीक है, और इसमें IGST चार्ज होगा। भले यहाँ पर और भी चीजें हुआ, रिसिपेंट कहाँ का हुआ, लखनऊ का, सेलर कहाँ का हुआ, गुजरात का। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा खेल क्या बन रहा है, ई कॉमर्स सेल के केस में
Raj of Mumbai, Maharashtra orders a mobile from Amazon to be delivered to his mother in Lucknow as a gift. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर है माने मिस्टर राज जो है वो कहाँ बैठ के ऑर्डर कर रहा है, माने वो बायर हुआ ना, ठीक है, Amazon से लिया, तो मुंबई को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान पड़े, लखनऊ को नहीं, भले ही प्रोडक्ट लखनऊ जा रहा है। और सेलर जो 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 Amazon में रजिस्टर्ड सेलर है, जो मिस्टर एबीसी है, वो Amazon में रजिस्टर्ड सेलर है। एक्चुअली हम लोग समझ नहीं पाते, Amazon का खुद का कुछ भी नहीं है, उसका सिर्फ प्लेटफॉर्म है। Amazon का अपना कुछ भी नहीं है, उसका सिर्फ प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग देखना चाहोगे, चाहे Amazon हो या फ्लिपकार्ट, शायद आप लोग पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, मे भी आजकल थोड़ा सा कभी कभी दिखाना भूल जाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट में कोई भी चीज ऑर्डर करो, से फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा ऑर्डर करते हो आप, ठीक है, और ये कैमरा देखो, ये कैमरा फ्लिपकार्ट आपके, अगर आप आज यहाँ से ऑर्डर करते हो तो ये कैमरा आपको फ्लिपकार्ट वाले दे देगा, लेकिन फ्लिपकार्ट आपको किसके थ्रू से देगा, ये देखो, ही इज द रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है, ये ऑनलाइन सेलर है जो फ्लिपकार्ट के थ्रू से आपको प्रोडक्ट बेचेगा। क्या नाम है, एस बी पेरिफेरल्स, ठीक है, अगर आप चाहो तो सेलर को कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, एस बी पेरिफेरल्स का सेलर का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या क्या चीजों पे काम करता है एंड वगैरह वगैरह देता है, ठीक है, सेलर का बिजनेस डिटेल्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, कॉन्टेक्ट सेलर, देख रहे हैं ना सर, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको ये चीज दिखाया कि फ्लिपकार्ट के थ्रू से हम लोग जब ऑर्डर करते हैं, भले ही फ्लिपकार्ट हमें दे रहा है, ठीक है, इनवॉइस भी फ्लिपकार्ट का ही आ रहा है, लेकिन उसमें भी देखना सेलर का इनवॉइस होता है, वहां पर सेलर का नाम रहता है कि कौन सेलर है, ठीक है, सब लिखा लिखा रहता है। तो ये सब चीज फोकस करिएगा, हमारे जिंदगी के साथ ही सब चीज जुड़ा हुआ है। किताब तो बस एक बहाना है, बुक्स जो है ना वो सिर्फ एक बहाना है। मैंने आप लोग सोचते हो कि कितना पढ़ना होगा, इतना सारा चीज याद करना होगा, एक्चुअली ये जो आप लोगों का बात नहीं है, स्टूडेंट कम्युनिटी जो है ना, ये एक डरपोक कम्युनिटी है। सही बोला ना सर, स्टूडेंट कम्युनिटी एक डरपोक फैक्ट्स है कम्युनिटी सर, है, फैक्ट्स, ठीक सही है, बात। ये इतना डरता है कि हमें कितना पढ़ना होगा, हमें कितना जानना होगा, पता नहीं यार कहाँ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इतना तो हम जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, है ना, और एग्जाम टाइम में पास होना है, उसके पीछे ये पूरा इसका लत लग जाता है, और एंड पे आके उसको किसी तरह से अपना इज्जत बचाना है, क्योंकि फेल हो जाएगा तो रिलेटिव का कॉल, ठीक है, फिर आसपास का पड़ोस का अंकल आंटी लोग तो है ही है ना, कि कह रहे तेज तेरा क्या हुआ, हाँ अरे दर्श एग्जाम था ना तेरा, निकला कि नहीं, है ना, मैंने टोंटिंग करने का। और एक्चुअली हमारा समाज भी ना ये स्टूडेंट को मैंने इस तरह का जो डरपोक बनाने के पीछे सबसे बड़ा काम करता है। सोसाइटी सबसे माने बेकार सोसाइटी है आज के डेट में। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बेकार सोसाइटी है, कि ये सोसाइटी लोगों को उत्साह नहीं देता है, ये सोसाइटी लोगों को खुल के जीने नहीं देता है, ये सोसाइटी लोगों को प्रेशर क्रिएट करता है। सब एक दूसरे से प्रेशर में घिरा हुआ है कि अगर बाई चांस किसी का रिजल्ट खराब हो जाता है तो उसका इज्जत क्या रहेगा, वो सोसाइटी में खेलने नहीं जा सकता, वो सोसाइटी में कहीं 2 मिनट किसी दोस्तों के साथ या फैमिली गैदरिंग में नहीं जा सकता, जाएगा मुंह छोटा करके, है ना, माँ पापा के साथ जाएगा, माँ पापा को लोग पूछेगा, तो माँ पापा को अगर कोई पूछ लेता है और बाई चांस अगर बच्चा का रिजल्ट खराब होता है, तो माँ पापा का शर्म में वो पानी पानी हो जाता है कि तुम क्या रिजल्ट किया, हम अभी सोसाइटी में मुंह कैसे देखें। ये किस तरह का सोसाइटी बनाए हम लोग, पता नहीं सर, माँ पापा को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे को ना कभी कभी लगता है कि आप लोगों को ना पढ़ा के ना माँ पापा लोगों को पढ़ा, सुनने में खराब लगता है बट ये कड़वा सच है, क्योंकि ये बच्चा लोगों का करियर ना सबसे पहले तो बर्बाद होता है घर के एनवायरनमेंट में। मैं सबके घर को बोल नहीं रहा हूँ, ये किसी एक का फैमिली का मैटर नहीं है, ये ओवरऑल मेरा फैमिली, आपका फैमिली, सब हम लोग सब इसमें जिम्मेदार है। इसमें मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ही फैमिली में ऐसा है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हम लोग, क्योंकि जिस जिस समाज में आप रहते हो मैं भी उसी समाज में बन रहा हूँ, लेकिन ये चीज को ना पहले पहले ना मेरे को बहुत अनोइंग लगता था, मेरे को लगता था कि ये बहुत बेकार चीज है। तो जब तक मेरा स्पाइन सीधा हुआ तो उसके बाद मेरे को लगा कि ये एकदम बेकार चीज है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का जो नेचुरल ग्रोथ है ना उसको पूरा खत्म कर देता है। इसका मतलब क्या हो जाता है जानते हो, जैसे मानो एक पेड़ है, अगर तुम घर पे टॉप में लगाते हो, ठीक है, जैसे टॉप बोलते हो ना उसको क्या बोलते हो, पेड़ जिसपे घर पे रखते हैं,
हाँ पौधा, उसको जब घर पे रखते हो उसको क्या बोलते हो? मैं हम लोग तो बंगाली में बोलते हैं टॉप, तुम लोग क्या बोलते हो उसको? पेड़ जो घर पे रखा जाता है नॉर्मली, मानो तुम्हारे घर के बालकनी में अगर मानो एक पौधा लगा रहे हो, तो पौधा को एक कंटेनर में रखते हो ना, एक मिट्टी के एक इसमें, मिट्टी का एक घड़ा नहीं होता जिसके अंदर मिट्टी डाल के, क्या बोलते हैं सर इसको हिंदी में? गमला। गमला, हाँ ठीक है, पौधे का जो गमला है। अब तुम जब घर पे उसको लगा रहे हो, पौधे का जो गमला है, वो गमला का साइज कितना है? छोटा साइज है ना? ऊपर से तुम उसको ओपन एयर में नहीं रख रहे हो, बैल्कनी में रख रहे हो। जितना देर तक सुबह उसमें धूप लगता है, उतना धूप ही उसका जीने का सहारा है। आप पानी दोगे तो उसको पानी मिलेगा। 4 दिन अगर आप पानी उसको नहीं दे पाते, सपोज आप कहीं बाहर चले गए हो या फिर भूल गए हो, वो बेचारा पेड़ का क्या होगा? वो मरेगा, या फिर धुक 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 करते करते फिर खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन जिस पेड़ को नेचुरल एनवायरनमेंट में जो नॉर्मली बन जाता है, जो नेचुरल एयर और नेचुरल पानी से जो बढ़ता है, ठीक है, वो वाला पेड़। और हमारे घर पे जो हम लोग गमला में बने, जिसको टॉप में या गमला में लगा के बनाते हैं, तुम सोचो कि प्रेशर में कौन है? जो गमला वाला है, हाँ या ना? उसको हर चीज में डर है कि मैं मर सकता हूँ। लेकिन जो नेचुरल में है ना, वो बिगड़ भी सकता है, मैंने हाँ उसको भी जान में खतरा है कि कोई गाय भैंस खा ले, ये ले वो ले, ये डर तो है। लेकिन वो जिस तरह से जिंदा रहेगा, उसके जैसा जिंदा कोई नहीं रह सकता। ये सर नो, ठीक है। इसीलिए आप जितना नेचुरली एनवायरनमेंट को रखोगे ना, अगर ये पूरा एनवायरनमेंट सबके लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाए, तो मेरे को लगता है हमारा सोसाइटी एक सुपर मैंने टॉप क्लास सोसाइटी बने। प्रॉब्लम मोदी जी या ममता दीदी से नहीं है, राजनीति का बात अलग है, पहले समाज तो सुधारे। टैलेंटेड बंदा पैदा ही नहीं कर सकते हम लोग जब तक सोसाइटी को हम लोग एक नेचुरल एनवायरनमेंट ना दे। हम लोग जर्मन से फ्रांस से कंपेयर करते हैं, देखो यूरोप को क्या तरक्की कर दिया। अरे भाई, वो तरक्की किया तो एनवायरनमेंट भी तो समझना चाहिए, हम लोग किस तरह का एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई कोई फैमिली है बच्चे को, आजकल तो उल्टा है, नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब अगर उसको इजीनेस दिया जाए तो उसका भी बच्चा लोग उल्टा फायदा लेता है। ठीक है, नहीं हमें तो कुछ नहीं बोलता, मैं तो एकदम खुला सांड हो जाता हूँ सब, ठीक है, तब सब सांड हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खुला छूट दे दो और सांड बना दो सबको, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बोल रहा हूँ कि एक मिक्सड अप, थोड़ा डर भी होना चाहिए, थोड़ा सा छूट भी होना चाहिए। मैंने ऐसा ना हो कि थोड़ा, अगर किसी एग्जाम में फेल हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने जिस तरह का माहौल बनता है, ये चीज से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम, या नंबर कम आ गया किसी को, अगर 90% की जगह 60% आ गया, वो फेल से कुछ कम नहीं है, उससे अच्छा था फेल हो जाना। 90 से 60 आ जाएगा तो और डर वाला बात है। चलो छोड़ो सर, क्या बताया आपको, लेकिन हाँ सुधर जाएगा, समय देना पड़ेगा सोसाइटी को। तो इसलिए ये डर को कम्युनिटी से बाहर निकल, कितना पढ़ना है। मैंने ये बात को क्यों उठाया, मैंने इसलिए बात को उठाया क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें ऑलरेडी हम लोगों के लाइफ में होता रहता है। हमें बस किताब के अंदर क्या किया गया, उस बात को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है, हमें बस उसको जानना है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग आइजैक न्यूटन के बारे में तो सुने। आइजैक न्यूटन, ये बताया था हम लोग किताब में क्या पढ़े कि आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था द ग्रेविटेशन फोर्स, है ना? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था या उन्होंने आविष्कार किया था। ऐसा करके ही हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ा जाता है ना। तो बिग क्वेश्चन इज कि आइजैक न्यूटन के जन्म से पहले क्या दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था? हाँ ना सर? तो हम लोग कोई भी चीज ना, मैंने ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ नहीं बनाते, कुछ नहीं जानते। जो कुछ भी पहले से रहता है ना इस दुनिया में, हमें बस उस चीज को डिस्कवर करना पड़ता है। माने हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमने बनाया, तुमने कुछ नहीं बनाया, ना तो न्यूटन ने बनाया और ना तो एरे गहरे नथु कहरे ABCD AFGH और राम श्याम यदु मधु, कोई भी किसी ने कुछ नहीं बनाता है सर। सब कुछ इस दुनिया में रहता है, हमें बस उसको असेंबल करके
जोड़ के तोड़ के हम अपना एक रूप देते हैं, डिस्कवर करते हैं, लेकिन हम उस चीज को कभी बनाते नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ग्रेविटेशनल फोर्स पहले भी था, न्यूटन के पहले भी था, न्यूटन के बाद में भी है, और न्यूटन मरने के बाद भी रहेगा। माने न्यूटन तो मर गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आज भी है। एप्पल पहले भी नीचे उतरता था, ठीक है, एप्पल न्यूटन के पहले भी ऊपर नहीं जाता था, नीचे ही उतरता था, लेकिन न्यूटन ने उस चीज को डिस्कवर किया। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है, जो कुछ भी हम लोग जीएसटी में जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, एवरीथिंग इस दुनिया में पहले से अवेलेबल है। हमें बस वो जो ब्लैंक है ना, उस ब्लैंक एरिया को कनेक्ट करना है, ठीक है। स्टीव जॉब्स की भाषा में बोलो तो कनेक्टिंग दी डॉट्स, कनेक्टिंग दी डॉट्स। डॉट्स ऑलरेडी है, कुछ आपने छोड़ के आया, कुछ आपको आगे जानना है, तो बस आगे का डॉट्स पीछे का डॉट्स, आगे का डॉट्स पीछे के डॉट्स, सब जोड़ते जाओ। जोड़ दोगे तो जिंदगी बन जाएगा। ज्यादा प्रेशर में मत रहो, ठीक है, बस सीखने का इच्छा रखो। ये सिंपल एक आपको मैं बता सकता हूँ। चलो सर, बहुत ज्यादा ज्ञान बांट दिया। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ना मूड आ जाता है, ज्ञान बांटो। चलो, हो गया सर, बहुत ज्ञान बांट दिया। तो यहाँ पर समझ में आ गया सर। तो यहाँ पर हम लोग ना तो लखनऊ को मानेंगे अमेजन के केस में, और ना ही गुजरात को मानेंगे। जहां पर प्रोडक्ट का अमेजन से रिसीव हो रहा है मिस्टर राज को, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना। जिस पॉइंट में मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं रहेगा, ये सब पहले हो चुका है क्लास। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाई सप्लायर और द रिसिपेंट। सप्लाई इज नो मूवमेंट, माने गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपेंट। जब रिसिपेंट को डिलीवरी किया जा रहा है, या फिर आप ऐसे बोलो कि ओनरशिप जब ट्रांसफर हो रहा है, उस टाइम पे रिसिपेंट कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। मानो कोई फिक्स्ड फर्नीचर, ठीक है, कहीं ऑफिस रूम बिक रहा है, तो ऑफिस को तो उठा के लेके नहीं जा सकते। एग्जाम्पल पढ़े थे क्लास में पहले भी। एक ऑफिस के अंदर, ऑफिस तो बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग में जीएसटी नहीं आता, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर मानो कुछ फर्नीचर्स है, फिटिंग्स है, उसका तो मार्केट रेट है। वो फर्नीचर फिटिंग्स मार्केट में किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाने जाओगे, तो मानो एक 10 लाख का इंटीरियर डेकोरेशन करवाया, 10 लाख पे 18% डेकोरेशन पे जीएसटी है, तो 10 लाख का 18% जितना होता है 1,80,000 सरकार के नाम पे होना चाहिए। ये सर नो। तो वो जो इंटीरियर डेकोरेशन या फिर जो फर्नीचर फिटिंग्स जो ऑफिस के अंदर अवेलेबल है, उसको तुम कहाँ एक जगह से दूसरे जगह में उठा के ले जाओ। एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उसका नाम है ऑफिस, देखे हो? चलो दिखा देता हूँ। ये कंपनी बड़ा गजब कंपनी है, ऑफिस स्पेस का बिजनेस करना है। सर क्या बात कर, ऐसा भी बिजनेस हो सकता है? चलो आपको थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल देखो क्या क्या होता है। नहीं लिया इधर का इलेक्ट्रिकल्स, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, एक सेकंड। ऑफिस आईपीओ, ऑलरेडी ये बुक हो चुका है काफी, मेरे को लग रहा है इसका बिजनेस अच्छा जाएगा। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, ये बेसिकली बिल्डिंग बनाते हैं। इसका शेयर का प्राइस आया है मोटा मोटी 330-34 के आसपास, ऐसा दाम आया है। इसका काम क्या है? ये रिटेल में रिटेल पोर्शन बुक, मैंने बेसिकली रिटेल ऑफिस होता है ना, मैंने बेसिकली आप ऑफिस स्पेस चाहते हो, तो वो आपको ऑफिस स्पेस देगा, ठीक है। तो ऑफिस स्पेस देगा, तो स्पेस के साथ में भी हो सकता है कि फर्नीचर फिटिंग्स भी दे दे आपको, ठीक है। इसका आईपीओ डिटेल्स ढूंढ रहा था, नहीं मिला, तो फिलहाल न्यूज पे ही आप देख लो, बिजनेस टाइम से। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ ऑलरेडी इसका चालू हो चुका है। ऑलरेडी 10 गुना इसका मैंने हो चुका है, जितना इसका ओवरऑल सिचुएशन था उसके ऊपर, ठीक है। जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हो या ओवरऑल मार्केट नॉलेज रखते हो, तो क्या क्या चीजें बिकता है समझ लो। ऑफिस स्पेस का सिंपल मतलब है कि जैसे मानो कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में आपके पास कोई बड़ा एरिया है, आप उस एरिया को पूरा ऑफिस बना देते हो और फिर उसको दूसरे को बेचते हो। यानी जहां बिजनेस वहां जीएसटी, इसी को कहने के लिए ये सब आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर नो मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर भी एग्जांपल्स है।
No movement of goods. Sales Haven Limited, Chennai, opens a new showroom in Bangalore. It purchased a building for showroom from ABC Realtors. तो एक ABC Real Estate है, उनसे ये क्या किया, शोरूम खरीदा. ठीक है. ABC Realtor कहाँ का है, बैंगलोर का. Along with pre-installed workstations. Pre-installed workstation. Workstations माने वही ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट का एक सिस्टम दे के दिया आपको, माने वर्कस्टेशन माने जहां पर आपका बिजनेस रिलेटेड सारा काम आप कर पाओगे. टेक्नोलॉजिकल मैटर्स, फर्नीचर्स, फिटिंग्स, एवरीथिंग, उसको बोलते हैं वर्कस्टेशन. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है सर, बैंगलोर. क्यों प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर, क्यों, क्योंकि आपने बिल्डिंग कहाँ खरीदा, सेल्स इवेंट लिमिटेड कहाँ का है, चेन्नई का. ओपन से न्यू शोरूम कहाँ खरीद रहा है, बैंगलोर में खरीद रहा है. तो जब खरीदने वाले का जगह, खरीदने का जगह बैंगलोर है, खरीदने वाला चेन्नई का है, जिसने खरीदा वो चेन्नई का. तो ऐसे देखा जाए तो चेन्नई प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए था, बट ऐसे केसेस में नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बैंगलोर से बिल्डिंग को उठा के चेन्नई तक नहीं लेके जा रहे. ठीक है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर. जीएसटी क्या बनेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, बिकॉज एबीसी रियल्टर कहाँ का है, बैंगलोर का ही है. So there is no movement of goods on the workstations का. So the place of supply will be the location of such goods at the time of delivery, मैंने handing over to the receiver. समझ में आया सर. चलो एकदम अच्छा माथा लगा के चल रहे हो, पढ़ते पढ़ते लिख भी सकते हो सर. सिर्फ पढ़ रहे हो बैठे बैठे मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन साथ में थोड़ा सा लिखने का भी आदत डाल सकते हैं. ये तेज एक काम करेगा, पंखा ऑफ कर देगा, ठंडा लगे. अच्छा, नोट, देयर इज नो जीएसटी ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग ऑन पार्ट देयर. बिल्डिंग परचेस में जीएसटी नहीं है, बिकॉज हम लोग मैंने इसमें हम लोग क्या है ना, बिल्डिंग में जीएसटी नहीं है. ठीक है. अच्छा, रेंट ऑफ कॉमर्शियल स्पेस, यही एक्चुअली मैं ऑफिस के बारे में इसलिए बोल रहा था. रेंट ऑफ कॉमर्शियल स्पेस अट्रैक्ट जीएसटी, माने आपका कॉमर्शियल स्पेस आप रेंट पे देते हो, ठीक है, तो उसमें जीएसटी अट्रैक्ट करता है. ठीक है. अच्छा, इंस्टॉलिंग गुड्स स्ट्रॉन्ग आयरन एंड स्टील लिमिटेड. इंस्टॉलिंग गुड स्ट्रॉन्ग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहाँ का है, झारखंड का. आस्क मेसर्स SAS कंस्ट्रक्शन, SSS SAS कंस्ट्रक्शन वेस्ट बंगाल, टू बिल्ड ए ब्लास्ट फ्यूरेंस इन देयर झारखंड स्टील प्लांट. कुछ इंडस्ट्रियल मैटर होगा, उसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं. ठीक है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, झारखंड. इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, झारखंड. ठीक है, झारखंड. तो अगर झारखंड में है तो यहाँ पर चीज समझने का बात है. इंस्टॉलिंग गुड स्ट्रॉन्ग आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ का है, झारखंड का. सैस कंस्ट्रक्शन कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का. लेकिन जहां पर वो मशीन्स का मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो वहां पर एक चीज बना के दे रहा है. तो जहां बना रहा है वो कहाँ का है, वो झारखंड में है. और जिसको रिसीव हो रहा है वो कहाँ है, वो झारखंड का है. तो यहाँ पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, झारखंड. तो इसमें जीएसटी क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, माने झारखंड का मिलेगा. ऑल द मेसर्स सैस in West Bengal, the goods माने blast furnace is being installed at site in Jharkhand, which is will be the place of supply. भले ही SAS जो है वो बंगाल का है, ठीक है, लेकिन क्योंकि जो मशीनरी पार्ट्स या जो इंस्टॉलेशन चल रहा है वो कहाँ हो रहा है, झारखंड में हो रहा है. जिस कंपनी को दे रहा है वो कहाँ का है, झारखंड का. तो पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड को माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं चल रहा है. ठीक है. एक बात का और ध्यान रखिएगा, मिस्टर सास विल हैव टू बी रजिस्टर्ड इन झारखंड टू टेक अप दिस कॉन्ट्रैक्ट. यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए वेस्ट बंगाल वाला जो फार्म है उसको झारखंड में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप पे. झारखंड में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह का काम नहीं मिलता है. मैंने आप बंगाल के हो, बंगाल में आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर आपका झारखंड में रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी में, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट आप झारखंड में नहीं ले पाओगे. ये सब बेसिक कुछ कंडीशंस मार्केट में रियल लाइफ में होता है. दे कैन ऑप्ट टू रजिस्टर एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन व्हिच विल बी वैलिड फॉर 90 डेज. माने एक कैजुअल, क्योंकि तुम रोज रोज झारखंड में नहीं आओगे, तो झारखंड में तुम अगर 90 एक 3 महीने के लिए भी अगर तुम्हारा काम है तो 3 महीने के लिए तुम झारखंड में रजिस्टर कर लो, तो 90 डेज के लिए वो वैलिड रहेगा. उसके बाद तुम्हारा वो कैंसिल हो जाएगा. फिर नेक्स्ट टाइम जब तुम करोगे, अगर तुम चाहते हो कि एक्सटेंड करना है तो रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड करो, अगर तुम नहीं चाहते हो तो छोड़ दो. एक्सटेंडेबल बाय 90 डेज मोर ऑन रीजनेबल कॉस्ट. अगर मानो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में देरी हो रहा है, हाँ, सीटीपी नॉर्मली 90 डेज का होता है. अगर एक्सटेंड करना चाहते हो तो और 90 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते. गुड्स कहाँ असेंबल्ड हो रहा है, इंस्टॉल्ड हो रहा है, वेस्ट बंगाल माने झारखंड में. ठीक है. लोकेशन ऑफ द सप्लायर कहाँ है, वेस्ट बंगाल. लोकेशन रिसिपेंट अगर मानो रजिस्टर्ड ऑफिस है उड़ीसा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई
झारखंड है तो झारखंड गवर्नमेंट को ही जीएसटी कलेक्शन का मौका मिलेगा। जीएसटी क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। मानो कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर झारखंड का है, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट भी झारखंड का है, और साइट असेंबल भी झारखंड का है, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता, झारखंड ही हो जाएगा। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी झारखंड को मिलेगा। मानो कि झारखंड इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन रिसिपेंट कहाँ का है? झारखंड का, लेकिन साइट असेंबल कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा हो जाएगा। ऐसे केसेस में उड़ीसा गवर्नमेंट को मैंने नवीन पट्टनायक सर को मिलेगा, जानते हो ना, ये उड़ीसा का सीएम है नवीन पट्टनायक, जानते हैं कि नहीं जो लोग उड़ीसा से हैं? सैनन, आपको पता है आपका सीएम का नाम क्या है? सर नवीन पटनायक। नवीन पट्टनायक, ठीक है, पट्टनायक सर। झारखंड का सीएम, झारखंड का सीएम कौन? सर इतना दिन तो हेमंत सोरेन था जो अभी जेल में है, तो उनके जगह में आ, उनका उनका ही पार्टी का किसी को बनाया गया हेमंत सोरेन के जगह। उनका नाम क्या है झारखंड का? इज नॉट, उसका नाम थोड़ा डिफरेंट नाम है। हेमंत सोरेन के उसी सेम पार्टी से रिसेंटली 2-3 महीने का पुराना बात है ना, झारखंड से हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया। आप लोगों को तो मैं लॉ के क्लास में नहीं बोला था, लॉ के क्लास में तो बात किया। नाम बोल रहा हूँ, क्या है देख के बताओ, गूगल करके बताओ, झारखंड सीएम कौन है अभी? हेमंत सोरेन था, उसी के पार्टी का किसी को अभी बिठाया गया। नहीं दिखाया? देख के बता, झारखंड से मैं नाम ना भूल जाऊँ क्योंकि अभी उतना दिन हुआ नहीं ना, इसलिए मेरे को याद नहीं आ रहा है। चंपाई, हाँ चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन इज द सीएम ऑफ झारखंड करेंगे। कहाँ का? गाड़ी वाला उड़ा दिया था तो पूना में ना, हाँ। हाँ क्या हुआ? ऐसे लिखने में उसको दिया। उसको बेल दे दिया था। बेल शायद कैंसिल हो गया, आज सुबह आया। अच्छा, बेल दे दिया था उसको? हाँ, बेल दे दिया था, फिर तो बेल- एक तो ऐसे लिख के दो और चल जाओ। एक तो ऐसे लिखने में बोल दिया और जा। फिर फिर कितना वो वायरल हाँ हो सर, गया। एकदम बेकार चीज है। 300 वर्ड का ऐसे लिखने दिया है। 300 वर्ड का ऐसे लिखने दिया और उसको छोड़ दिया, लेकिन उसको फिर से कैंसिल कर दिया ना। फिर कैंसिल करना चाहिए, इतना बड़े बाप का बेटा है। हाँ कैंसिल करना चाहिए सर, पीआईएल फाइल होगा, तुम देखो ना, अगर वायरल होगा तो इतना मजाक थोड़ी चल रहा है। ये सब दिन चला गया, कौन है भाई पूना में, कौन सा कोर्ट में लेके गया पता नहीं, ठीक है, ये ऐसा होता है। उसको वो ठीक है, वो नाबालग है, लड़का है कि लड़का है ना, किसी कॉन्ट्रैक्टर का बेटा है, और कितना लोग, 2 लोगों को आईटी प्रोफेशनल था, मेरे को पता चला कि आईटी प्रोफेशनल था, मैंने आईटी प्रोफेशनल, ठीक है, स्पोर्ट्स कार था ना, सोचो। हाँ तुम एक फाका सड़क में किसी को स्पोर्ट्स पोर्शे कार का में, था कोई गाड़ी। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे किसी को उड़ा दोगे, मजाक चल रहा है क्या? अगर उड़ा दिए तो फिर सजा तो करना पड़ेगा। ठीक है तुम बच्चा हो, कुछ दिन जुवेनाइल में रहोगे, फिर जुवेनाइल से जैसे ही 18 हो जाएगा फिर मेन जेल में डाल के सड़ो, ठीक है। अब उसका पापा उसको बेसिकली प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो अनसाउंड है, कोशिश ये चल रहा है कि वो अनसाउंड है, माने इतना अनसाउंड है कि गाड़ी चला लेता है, इतना अनसाउंड है, समझ रहे हो ना सर? कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बोलते हैं ना, अनसाउंड में किया तो फिर उसको कोर्ट क्या करता है, थोड़ा बहुत जुवेनाइल में रख के फिर उसको छोड़ देता है, मैंने, ताकि बड़ा सजा ना हो। सजा होगा पर बड़ा सजा नहीं। कोशिश यही चल रहा है, बड़ा बड़ा केस में पैसा खिला के ये उसको अनसाउंड घोषित करने का कोशिश कर रहा है, कि इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर आगे में तो उसी के लिए दिक्कत होगा, क्या है? बच्चा के लिए हो गया होगा। देखो अब देखो, अगर वो अच्छा हो गया, साउंड होगा तो ऐसे भी जेल जाएगा, अनसाउंड होने से कम हॉस्पिटल में और फैमिली केयर में रहेगा, ठीक है, घर पे रहेगा जिंदगी भर, और क्या, कम से कम जेल में तो नहीं जाना पड़ेगा। कोशिश यही चल रहा है। अच्छा देखो, झारखंड का सप्लायर रिसिपेंट तमिलनाडु का, साइट तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को मिलेगा। झारखंड का सप्लायर तमिलनाडु का रिसिपेंट झारखंड में असेंबल, झारखंड को मिलेगा, ठीक है। समझ गए सर? इतना सारा एग्जाम्पल के साथ समझा दिए।
आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, गुड सप्लाइड ऑन वेसल और कन्वेंस, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर वेसल और कन्वेंस में हो रहा है, ये भी पहले भी मैंने बताया, जैसे गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेंस इंक्लूडिंग ए वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, ठीक है, कहां पर तुम उसको ऑन बोर्ड किए थे, ठीक है। एग्जाम्पल, प्लेन, मिस्टर अजय इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बाय एयर, ठीक है, ही परचेज कॉफी एंड स्नैक्स व्हाइल ऑन द प्लेन, ठीक है। ऐसे हम लोग प्लेन में लेते हैं, 150 का चाय होता है नॉर्मली, है ना, एक कप चाय 150, कॉफी भी, ठीक है, 150 टका, ठीक है। तो मैं एक दो बार लिया था तो ठंडा लगता है तो ऐसे लेते हैं। तो मेरे सामने एक जन था, एक बार मेरे को बोलता है कि चाय कितने का लिया, तो मैंने बोला 150 का, बोले, एक कप, मैंने हाँ एक कप। तो फिर मेरे को ना वैसे हम लोग बोलते ना, एड़ा है एड़ा, ठीक है, ठीक है, एड़ा माने पागल, ठीक है। तो शायद वो महाराष्ट्र साइड से था, मैंने उसका एटीट्यूड ऐसे था, एड़ा है, ऐसे बोलने जा रहा था। 150 का चाय कौन पीता है, इससे अच्छा हम उतर के पी लेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मैं जा रहा था अमृतसर, ठीक है, तो अमृतसर का फ्लाइट लिया था, सामने बैठा था, तो बोलता है ऐसा करके, पागल है 150 का चाय पी रहा है। तो मैं उसका कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया सबके बस का नहीं होता सर 150 का चाय पिएगा, ठीक है। मैं तो ठंडा लग रहा था, गला दर्द कर रहा था, 2-3 घंटा लग रहा था, हमने चला थोड़ा चाय पीते हैं। ऊपर से मैं तो थोड़ा और मस्ती करता हूँ, वो पानी देता है ना ऐसे फ्री में, वो ये वाले क्या बोलते हैं उसको, एयर होस्टेस वाले, तो उनसे मैं 2 ग्लास पानी ऐसे ही 2 पानी का ले लिया, फिर उसमें जो 150 का चाय दिया, क्वांटिटी अच्छा ही रहता है, उसको अगर तुम 3 ग्लास में भी डालोगे ना, मोटा मोटी 3 जन का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर एवरेज कॉस्ट मेरा क्या पड़ रहा है, 50 करके, ठीक है। तो क्या करा फिर हम लोग घर पे कौन सा इतना बड़ा कप में चाय पीते हैं, छोटा छोटा कप का ही लेते हैं ना। तो मैं बोले देख, जितना बड़ा साइज में देते हैं मैम को ना ये सब पसंद नहीं आता, बोले तुम क्या एकदम छोटा आदमी की तरह करते हो। अब तुमको आप तो फिर मैम ना मेरे को, मैं वहां पर वो सब शेयरिंग वगैरह करता रहता हूँ बोलता है ये सब मत करो। हाँ बोले यार तुम छोड़ो ना, तुम पियो, चाय पियो मैम बोलता है हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे शर्मा के। अब तुम कहाँ जाओगे, सीट बेल्ट पहन के रहो, नहीं तो अभी बोलेगा क्या कर रहा है, ये कर रहा है। मैम आजकल फ्लाइट में थे, एकदम चाय को लेके ना फालतू का मस्ती मत करना, हाँ वो ग्लास वास मत मांगना यार चलो पियो ना, 50 टका का चाय तो ठीक है फिर भी, जैसे तो हमारे यहाँ पर नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी 60 टका 70 टका ले लेता है। चलो ले यार, वर्क तो करेंगे। नहीं, ठीक है, एक्चुअली वो लोग इतना हाइट में बेच रहा है तो उसका दाम तो लेगा ही सर। 10,000 फीट हाइट में 50 तुम चाय पी रहे हो, 10,000 फीट ऊंचाई में, तो कुछ तो मैटर करेगा, उससे भी ज्यादा। अच्छा, Ajay is traveling from Mumbai to Delhi by air. He purchased coffee and snacks while on the plane. The airlines is registered in both Mumbai and Delhi. एयरलाइंस जो है वो मुंबई का भी है और दिल्ली, दोनों जगह में रजिस्टर्ड है, क्योंकि उसका प्लेन मुंबई दिल्ली ज्यादा आना जाना करता है। से फॉर एग्जांपल इंडिगो, आकाशा, है ना, कुछ भी हो सकता है। प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। द फूड आइटम्स आर लोडेड इनटू द प्लेन टू द मुंबई, क्योंकि फूड आइटम मुंबई में लोड हुआ है ना, इसीलिए हम लोग मुंबई को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। सो प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स मुंबई, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन देखो, बिजनेस ट्रैवल, मिस्टर अजय इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई बाय एयर ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंपनी रामगोपाल एंड सन्स, रजिस्टर्ड कहां पर है, बैंगलोर ना। इन द प्लेन ही परचेज लंच, द एयरलाइंस इज रजिस्टर्ड इन मुंबई एंड चेन्नई, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, द फूड आइटम आर लोडेड इनटू द प्लेन एट मुंबई, सो प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स मुंबई। इट डज नॉट मैटर वेयर ही बायर, वेयर द बायर इज रजिस्टर्ड, मैंने बायर कहाँ रजिस्टर्ड है, मैंने क्यों यहाँ पर क्या बोला, रामगोपाल एंड सन्स का जो एम्प्लॉय है वो चेन्नई का, सॉरी बैंगलोर का, मैंने रामगोपाल एंड सन्स रजिस्टर्ड इन बैंगलोर। तो बायर जहां का है वहां पर भी हो सकता है, मैंने बैंगलोर भी हो सकता था, लेकिन इस केस में नहीं होगा। जैसे हम लोग जब मशीनरी इंस्टॉल कर रहे थे, तो जहां इंस्टॉल कर रहे थे उस एरिया को मान रहे थे ना, लेकिन ऐसे केसेस में नहीं होगा। ऐसे केसेस में जहां पर खाना प्लेन पे ऑनबोर्ड हो रहा है उसी को माना जाएगा, क्योंकि प्लेन मुंबई से चेन्नई जा रहा है, भले ही तुम्हारा कंपनी कहीं का भी रजिस्टर्ड हो, पेमेंट वो कर रहा है, ठीक है। इसका जीएसटी बिल भी होगा, बिजनेस पर्पस में है, तो इसलिए एम्प्लॉय देखना सब बिल वगैरह रख लेता है, और कंपनी बिजनेस पर्पस में जितना खर्चा करता है सब उसका जीएसटी आईटीसी में क्लेम करता है, ठीक है। लेकिन इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ही तो मुंबई हो जाएगा, इसको और हम लोग ना तो बैंगलोर बोल सकते हैं ना तो
चेन्नई बोल सकते हैं, जहां पर ऑनबोर्ड हो रहा है। ठीक है, क्लियर करो सर, कितना केसेस बन सकता है। इन मोस्ट केसेस CGST SGST इज चार्ज बिकॉज मोस्ट एयरलाइंस हैव पैन इंडिया प्रेजेंस एंड विल बी रजिस्टर्ड इन ऑल स्टेट्स, है ना। ज्यादातर एयरलाइंस ऑल इंडिया बेसिस में ही प्रेजेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलकाता में रजिस्टर्ड है या दिल्ली में, या ज्यादातर ऐसे सबसे बड़े इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो दिल्ली वाला है, इंदिरा गांधी। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट सबसे बड़ा। सेकंड में आ जाता है नंबर ऑफ पैसेंजर के हिसाब से मुंबई। थर्ड में आ जाता है बैंगलोर। ठीक है, फोर्थ में आ जाता है हैदराबाद। फिफ्थ में कंपटीशन बहुत है, लाइक कोलकाता है, पूना है। ठीक है, पूना है, चेन्नई है, सब ये सब मोटा मोटी सेम काइंड ऑफ शेयर करते हैं। इसमें कोलकाता का सिचुएशन पहले से थोड़ा बेहतर हो रहा है। एक टाइम पे तो दिल्ली मुंबई के साथ कोलकाता का ही नाम आता था, मतलब बैंगलोर। हाँ नहीं सर, इसमें कोलकाता एक टाइम पे सबसे टॉप में होता था, उसके बाद सेकंड में आया, फिर थर्ड में, अभी तो 7 8 9 कहाँ जा रहा है पता नहीं। पर चीजें बदल जाएगा, आप बिलीव करो, चीजें बदल जाएगा। क्यों जानते हो? बस एक कोलकाता का ना एक छोटा सा किस्मत, आप समझ नहीं सकते, किस्मत कभी भी पलट जाएगा। कैसे? पॉलिटिकल सत्ता बदलना जरूरी है, आप मानो या ना मानो। मैंने दिल से नहीं, मैं एक्चुअली इकोनॉमिक सोच से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मेरे को कोई ऐसे पॉलिटिक्स से लेना देना डायरेक्टली नहीं है, बट अगर पॉलिटिकल सत्ता यहाँ बदलता है, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ही मैंने नैरो सोच के हैं, मैंने बहुत दूर का नहीं सोच सकता। ये यूथ का भला कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका सोचने का तरीका बहुत ही लोअर लेवल में। मैंने मैं ये नहीं बोलूंगा कि खराब सोचते हैं, सोचने का अलग अलग अपना अपना तरीका है, बट ये ना दूर का नहीं सोचते। जैसे रिसेंटली तमिलनाडु को इसका फैक्ट्री मिला, तमिलनाडु में ये बनेगा सर, एप्पल का फैक्ट्री बनेगा। कर्नाटका को मिला टेस्ला, टेस्ला ने बोला कर्नाटका में आएगा वो। और आसाम को मिल गया सेमीकंडक्टर, आसाम को मिल गया। बंगाल की किस्मत में अभी तक कुछ नहीं है, और किस्मत बदलने के लिए पार्टी बदलना जरूरी है। और इधर ना थाईलैंड वगैरह के साथ इंडिया कोलकाता का रोड बन रहा है, और अगर थाईलैंड का साथ कोलकाता का डायरेक्ट नेशनल मैंने इंटरनेशनल हाईवे जिसका काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, ऑलरेडी मणिपुर तक रोड आ चुका है, बस मणिपुर से त्रिपुरा होके बांग्लादेश होके कोलकाता घुसेगा। माने और मान लो 500-700 किलोमीटर बाकी है। अगर ये रोड बन जाता है तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया कोलकाता को ही पहले कनेक्ट करेगा, और जैसे वो कोलकाता को कनेक्ट करता है ऑटोमेटिकली सभी चीजों का मार्केट पहले कोलकाता बनेगा। जैसे मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है वेस्टर्न साइड से, वैसा कोलकाता को भी गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाएगा ईस्टर्न साइड से। ठीक है, और जैसे ही ये बायलैटरल ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया के साथ, लाइक इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, कंबोडिया, ठीक है, इनके साथ जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जाएगा, कोलकाता का डेवलप होना कोई रोक नहीं सकता, और एयरपोर्ट का भी। सर कितना समय लगेगा? मैं आपको बोला ना सर, कुछ पॉलिसी का मैटर है, कुछ पॉलिसी का। इवन नॉर्थ ईस्ट के बीच में हम लोग अभी बांग्लादेश के थ्रू से, अभी एक जन आया था त्रिपुरा से, वो बोला कि सर अभी ट्रेन बन जाएगा तो हमको और फ्लाइट नहीं करना पड़ेगा, बच्चा लोग एकदम ट्रेन में आ जाएगा। बांग्लादेश के बीच से ट्रेन जाएगा इंडिया से। अभी लोगों को 42-45 घंटा ट्रेन जर्नी करना पड़ता है टू रीच दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। लाइक अगर आपको त्रिपुरा जाना हो, मणिपुर जाना हो ट्रेन में, जिनका पैसा है वो फ्लाइट में जाता है 3,500-4,000 टका टिकट लेके। लेकिन अगर ट्रेन चालू हो जाएगा तो तुम 500-700 टका में, 800-1000 टका में भी तुम कोलकाता आराम से आ सकते हो, एसी नॉन एसी बुक कर। और इसके लिए ट्रेन लाइन बन रहा है बिटवीन बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश के साथ। आज तक किसी ने भी ये चीज नहीं कर पाया। 77 ईयर्स होने जा रहा है इंडिया का आजाद होने, मतलब बांग्लादेश के साथ हमारा ऐसे ही रिलेशन हमेशा से अच्छा है, कभी खराब नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसके बाद 71 में जब हम लोगों ने पाकिस्तान से उनको अलग कर दिया, उसके बाद तो इंडिया बांग्लादेश को कोई रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये नॉर्थ ईस्ट के साथ इंडिया का जो बीच का जो तोड़ है, ये इसको अभी तक क्यों नहीं सॉल्व हुआ? अब हो रहा है, ऑलरेडी चालू हो गया, मैंने लाइन बनाना। ट्रेन लाइन पहले भी था ब्रिटिश पीरियड में, जहां थोड़ा थोड़ा फाक था उसको जोड़ रहा है। तो सोचो कि क्या क्या चीज हो सकता है। 2030-35 आते आते ये सब एक्चुअली दिखने लगेगा। ठीक है सर। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई,
जीएसटी, अच्छा ये समझ में आ गया आप। In most cases, CGST, SGST is charged because most airlines have pan India presence and will be registered in all states. अच्छा एक और एग्जांपल देख लो, ट्रेन ट्रेन का मिस्टर विनोद इज ट्रैवलर, अभी ट्रेन का बात कर रहा है। मिस्टर विनोद इज ट्रैवलिंग टू मुंबई वाया ट्रेन, द ट्रेन स्टार्ट्स एट दिल्ली एंड स्टॉप्स एट सर्टेन स्टेशंस बिफोर मुंबई। विनोद बोर्ड्स एट द ट्रेन एट बड़ोदरा, कहाँ बड़ोदरा गुजरात में आता है, एंड प्रॉम्प्टली परचेज लंच ऑन बोर्ड। जैसे ही बोर्ड गया वहां पर खाना खरीदा, वो कहां पर चढ़ा था, मुंबई से चढ़ा था, ठीक है। द लंच हैड बीन बोर्डेड इन दिल्ली, दिल्ली से चढ़ा था मुंबई जा रहा है। ट्रैवलिंग टू मुंबई बाय ट्रेन, द ट्रेन स्टार्ट्स एट दिल्ली एंड स्टॉप एट सर्टेन स्टेशन बिफोर मुंबई। अच्छा दिल्ली से चढ़ा, मुंबई जा रहा है और जाने के टाइम पे बड़ोदरा में खाना ली। द लंच हैज बीन बोर्डेड इन दिल्ली, अच्छा लंच दिल्ली में ही चढ़ गया था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली को ही मानेंगे, बड़ोदरा को नहीं, ठीक है, या फिर मुंबई को भी नहीं, ठीक है। इसमें भी सीजीएसटी यूटी जीएसटी चार्ज होगा या एसजीएसटी, क्योंकि दिल्ली है तो इसलिए यूटी जीएसटी का बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है। द फूड आइटम्स आर लोडेड इनटू ट्रेन एट दिल्ली, सो प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स CGST and SGST is charged because Indian Railway has a pan India presence and will be registered in all states, है ना। It does not matter where the buyer is registered, buyer कहाँ का है फर्क नहीं पड़ता, और क्योंकि ट्रेन ऑल ओवर इंडिया बेसिस में चलता है तो ये सभी जगह में रजिस्टर्ड है, यही मान लिया जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन सच ए केस, अगर किसी टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन नहीं कर पाते हम लोग, इन सच ए केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बात ऐसे तो आप लोगों को ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, ये सेक्शन 14 में आता है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, imported into India will be the location of the importer and export from India shall be the location outside India, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, मैंने इंपोर्टर जहां से उसको इंडिया में लेके आ रहा है, तो ऑलवेज आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट में हमेशा आईजीएसटी आता है, इसमें कभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता। एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया अगर है, ठीक है, तो लोकेशन क्या हो जाएगा, आउटसाइड इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन एक्सपोर्ट्स में जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, ताकि देश में फॉरेन रिजर्व ज्यादा हो, इसलिए ऐसा सिचुएशंस दिया जाता है। जैसे कि मिसेस मालिनी, ठीक है, मिस मालिनी इंपोर्ट स्कूल बैग्स फ्रॉम चाइना, इंपोर्ट स्कूल बैग्स फ्रॉम चाइना फॉर आवर शॉप रजिस्टर्ड इन मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, जीएसटी क्या लगेगा, आईजीएसटी। एक्सपोर्ट में मिस अनीता कोलकाता का, एक्सपोर्ट इंडियन परफ्यूम्स टू यूके, प्लेस ऑफ सप्लाई यूके होना चाहिए बट नहीं, कोलकाता, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता, जीएसटी एग्जेम्प्टेड, ठीक है। बेसिक आइडिया रख लो, ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिटेल्स फाइनल में डिटेल्स में पढ़ा जाता है, फिर भी जितना यहाँ पर जानना चाहिए इतना तो आपको मैं बताया। हेलो बोलो सर, सबको समझ में आ रहा है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटेल्स, डिटेल्स इकिर मिकिर चाम चिकिर, मैंने जितना सारा चीजें हो सकता है, और भी बातें हैं, मैंने बातें सुनते सुनते आप भी पागल हो जाओगे, सुनाते सुनाते मैं भी पागल हो जाऊं। चलो कुछ केसेस आज भी बताते हैं। लास्ट दिन आप लोग मैंने बहुत सारा केस स्टडीज पढ़ा है, कुछ केस स्टडीज बोलना चाहिए, चलो बोलते हैं, थोड़ा रैंडम पिक करते हैं, जितना हो सकता है आज मैं आपको बताता हूँ, बाकी जो भी बाकी रहेगा आप लोग घर पे एक बार गो थ्रू करिएगा, क्योंकि जितना जानोगे उतना ही अच्छा, क्योंकि ये सब ना लोड लेके नहीं पढ़ना है, बस चीजों को एक बार पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो माथा में आ जाएगा, लोड लेके नहीं, सब रटना नहीं है, रट सको तो रट लो, मैं मना नहीं करूंगा, डिपेंड ऑन योर मेमोरी पावर, ठीक है, लेकिन अगर समझ के पढ़ोगे तो इतना रटने का भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखना है और थोड़ा बहुत सेक्शन याद रखना। रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विस, क्योंकि लास्ट दिन में सर्विस का पूरा लिस्ट लेके बैठा था, आज भी उसी सर्विस का लिस्ट में सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 बोलता है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस, फिटनेस, ठीक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी इज द लोकेशन वेयर सच सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। इन सभी के केस में एक्चुअली, जैसे जिम भी इसमें आ जाता है ना, फिटनेस पे। हाँ तेज, तेरा पसंदीदा जगह सबसे पसंद करता है तू, हाँ 12 सबसेक्शन 4, उसका जीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई उसी को माना जाएगा जहां पर उसका एक्चुअल काम हो रहा। एग्जाम्पल के रूप में मिस्टर
Dadlani, a businessman from Hyderabad, dines in a restaurant at Mumbai. Mr. Dadlani, a business from Hyderabad, dines in a restaurant at Mumbai while on a business trip. ठीक है? The place of supply of restaurant service is the location where such service is performed, that is in Mumbai. That's a very simple. नो मूवमेंट कैसे होता है? हाँ, मतलब जहां पर दिया जा रहा है उसी को नो मूवमेंट जैसा ही हो, यू कैन से दैट। वेरी गुड सर। क्योंकि मैं सर्विस देके यहाँ से तो दूसरे स्टेट में कहीं जा नहीं रहा हूँ या दूसरे प्लेस में नहीं जा रहा हूँ, तो जिस एरिया में उस जहां पर हो रहा है उसी को माना जाए। टीमी फरेरा, टीमी फरेरा, a makeup artist at Kolkata, goes to Jaipur, Rajasthan, for doing the makeup of Miss Simran Kapoor, a Bollywood actress based in Mumbai. तो क्या करेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? वो मुंबई मानेंगे कि जयपुर मानेंगे? सर जहां पर मेकअप का सर्विस दिया उसको मानेंगे। यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कहाँ का है, मेकअप आर्टिस्ट कहाँ का है, डजंट मैटर। तुम सर्विस एक्चुअली कहाँ दे रहे हो? जयपुर में दे रहे हो, क्योंकि शादी जयपुर में ज्यादातर केस में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का शादी कहाँ होता है? राजस्थान में, है ना? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, ठीक है, यही तो सब जगह है बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस का शादी का जगह, होना भी चाहिए। हम तो बोलेंगे कि हॉलीवुड वाले भी आए, ऐसे करते हैं आजकल, हॉलीवुड का लोग भी इधर आके शादी कर रहे हैं। स्पेशली प्रियंका चोपड़ा का शादी के बाद बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज इधर आके करते हैं। तुम अगर कभी उदयपुर घूमने जाओगे ना तो तुमको पता चलेगा, उदयपुर में हर चीज का दाम इतना महंगा है ना, माने तुम सोच भी नहीं सकते। एक पीस रोटी खाओगे 80 रुपीज, 100 रुपीज, 1 पीस सिंपल वो नॉर्मल रोटी, ठीक है, माने तुमको खाने का मन नहीं करेगा। तुम सोचो 4 रोटी खाएगा 400 टका खाएगा तुम 3-4 रोटी तो इंसान खा ही लेगा नॉर्मल रोटी, ठीक है। तो मैं एक बार दुकानदार को मैं पूछा था इसमें क्या सोना वगैरह लगा हुआ है क्या तो बोलता है, मैं समझ गया था क्योंकि सब फॉरेनर्स लोग आते हैं ना, लोग एकदम फॉरेनर रेट में नाम लेता है। स्पेशली वो लोग उस एरिया में ज्यादा लूटते हैं। मैं लूटने का क्या मतलब उसी कॉन्सेप्ट में होना है जहां पर लोकेशंस एकदम परफेक्ट लोकेशन है, मतलब एकदम जैसे मानो, हाँ मतलब एकदम जो एरिया एकदम बेस्ट टूरिस्ट एरिया है, वहां पर जो होटल है वो बहुत महंगा है, फिर भी तुम रूम का रेंट बेयर कर लोगे अगर 1 दिन या 2 दिन रहते हो। से फॉर एग्जाम्पल अगर 2 स्टार 3 स्टार कैटेगरी का होटल भी है, ठीक है, जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन उसका भी रूम का चार्जेस एक एक दिन का 2-2,500 के आसपास कम से कम, फिर भी तुम्हारा शौक है कि प्राइम प्लेस में रहेंगे, 2 दिन का रूम का रेंट दे देंगे, लेकिन तुमको प्रॉब्लम होगा 3 बार खाओगे ना, 3-4 बार, वो खाने पे तुम्हारा बर्बाद तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा। मेरे को तो बहुत लगा खाना। फिर मैं सोचा चलो थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं आसपास में, फिर मैं देखा रेस्टोरेंट में जहां जा रहे हैं सेम काइंड ऑफ चार्जेस, रोटी खाएंगे 80 रुपीज 90 रुपीज, पागल है, फिर पेट ही नहीं भरेगा। फिर मैं बोला दादा यह सब महंगा है क्यों? फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर सब फॉरेनर लोग रहते हैं और वो लोग आते हैं 1.5 महीना 2-2 महीना रहता है। स्पेशली मैं उदयपुर का बात करूँ, ठीक है। फिर मैं बोला तो फिर हम लोग ये देसी लोगों का जुगाड़ कहाँ मिलेगा? तो मेरे को एक जन एड्रेस दिया, एक ऑटो वाले को पूछा, हाँ पीछे एक रैली ठीक है, नहीं वो बोला कि आप मेन जहाँ पर मार्केट है, रेल स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां पर चले जाओ, ठीक है। मेन मार्केट का मैंने वहाँ का जो लोकल लोगों का भी तो एक मार्केट है ना, तो मेरे को एरिया का एड्रेस बोला। बोले कितना टाइम लगेगा? बोले ऑटो में हार्डली 15 मिनट लगेगा, वहां पर जाओ, नॉर्मल जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे रेट होता है। चलो भाई, नहीं तो हमको लगा था आके फंस गए। ठीक है सर, अच्छा चलो, सर्विस का समझ में आ गया। रेस्टोरेंट का ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, कोचिंग क्लासेस, ठीक है। The place of supply of service in relation to training and performance appraisal depends upon whether the supply is B2B or B2C. B2B माने बिजनेस टू बिजनेस, जैसे बिजनेस का भी ना B2B ट्रेनिंग होता है, माने एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ट्रेनिंग देता है, ठीक है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ट्रेनिंग देता है, उसको B2B ट्रेनिंग बोलता है। और एक होता है कि बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर को ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को, ठीक है, प्रोफेशनल कोचिंग। जैसे अगर तुम बोलोगे सर जैसे आपका सर्विस मेरा सर्विस क्या है, जैसे B2C, इट्स नॉट B2B। मानो मैं आपको ट्रेनिंग करा रहा हूँ और आप वो ट्रेनिंग को लेके किसी और को जाके मेरा ही ट्रेनिंग बेचोगे, या फिर तुम अपने से वो ट्रेनिंग किसी और को बेचोगे। अगर तुम ट्रेनिंग बेचने के लिए मेरे पास ट्रेनिंग लेने आता तो ये B2B होता, लेकिन मैं तुमको जो दे रहा हूँ तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम किसी को बेचने नहीं जाओगे, तो वो B2C होगा। सो वेरी सिंपल।
So where the recipient of service is registered person, the place of supply is the location of such person. अगर recipient of service registered है तो जहां पर उसका registration है उसको हम लोग place of supply मानेंगे. However, in place of B2C supply, the recipient of service is unregistered. जैसे student क्या है, registered होगा क्या? Not necessary. The student unregistered ही माना जाएगा. The place of supply is the place where the service is actually performed. लेकिन अगर B2B के केस में, say for example, ये बंदा जितना लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, ये सभी कोई ना कोई बिजनेस पर्पस में ही इसके पास ट्रेनिंग लेने आया है, और ये सभी का रजिस्ट्रेशन अगर है तो वो जहां का है उसको हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई माने. ठीक है. लेकिन मानो कि ये लोग कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये लोग सब नॉर्मल एंड कंज्यूमर है, बस इनका नॉलेज इनके पास ही रहेगा, ये किसी और को बेचने नहीं जाएगा. तो ऐसे केसेस में ये जो बंदा ट्रेन कर रहा है ना, इनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है जहां पर ये ट्रेन कर रहा है उसी को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. कॉमन सेंस में ही बन जा रहा है ना. मिस्टर सुरेश, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन नोएडा, साइन अप विद एक्सेलेंट लिंग्विस्टिक for receiving training on English speaking at their New Delhi center. Since the recipient is unregistered, the place of supply is the location where service is provided. तो सर्विस कहाँ प्रोवाइड किया गया? दिल्ली में. तो दिल्ली को ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. भले ही किसी जो रेसिपेंट है उसका रजिस्टर्ड कुछ और होता, लेकिन वो अगर एंड यूजर है तो हम लोग यहाँ पर वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां बोल भी दिया मिस्टर सुरेश अनरजिस्टर्ड. ठीक है. तो एक्सेलेंट लिंग्विस्टिक कहाँ का है? न्यू दिल्ली का है. तो एक्सेलेंट लिंग्विस्टिक मैंने लैंग्वेज क्लास है, तो एक्सेलेंट लिंग्विस्टिक दिल्ली का है, तो दिल्ली को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे. इसके केस में तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई जहां होता है उस पर क्या डिपेंड करता है? जीएसटी कलेक्शन उस स्टेट को मिलता है. जैसे इसमें किसको मिलेगा? केजरीवाल को मिलेगा, है ना. सर केजरीवाल तो सर जेल में है सर, अभी उसको छुटकारा मिला है. जब तक वोट का रिजल्ट आएगा तब तक थोड़ा सा अभी प्रचार वचार करेगा. ठीक है. उसके बाद फिर से उसको जेल जाना है, क्योंकि वो भी इंटरिम बेल में है, तो परमानेंट बेल नहीं दिया उसको, ओनली फॉर पॉलिटिकल प्रमोशन पर्पस वोट के कारण उसको छूट दिया कोर्ट ने. अब इन द मीन टाइम दिल्ली का सीएम कौन? क्योंकि जो बंदा जेल में है तो फिर दिल्ली तो सीएम लेस हो गया ना. लेकिन सर दिल्ली का खेल थोड़ा अलग है. वहां पर सीएम का सारा रूल नहीं चलता, वहां गवर्नर का भी रूल चलता है. तो क्योंकि दिल्ली में गवर्नर भी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से चलता है, तो फिर दिल्ली गार्जियन लेस नहीं है. ठीक है. अगर दूसरा स्टेट होता तो इमीडिएटली किसी ना किसी को इंटरिम सीएम का पोस्ट हैंडल करना पड़ता, जैसे कि झारखंड में हुआ है. लेकिन दिल्ली के केस में ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वहां पर गवर्नर है. तो गवर्नर है तो गवर्नर रूल चलेगा. सिंपल. यानी पब्लिक का कुछ भी जरूरत होगा, गवर्नर को उसको इमीडिएट सिस्टम पे उसको सॉल्व करना होता है. इसलिए दिल्ली का सीएम जेल में हाँ था, फिर भी वो गार्जियन लेस नहीं माना गया. चलो एक क्विज का जवाब दो. डीओ कंसल्टेंट्स कोलकाता impart GST training to accounts and finance personnel of Sun Cements Limited. डीओ कंसल्टेंट क्या ट्रेनिंग दिया सर? जीएसटी ट्रेनिंग दिया. किसको दिया? अकाउंट्स एंड फाइनेंस पर्सनल ऑफ सन सीमेंट्स लिमिटेड गुवाहाटी को. सन सीमेंट्स लिमिटेड में कुछ लोग काम करते हैं जिनको जीएसटी का नॉलेज का जरूरत है, उनको ये ट्रेनिंग दिया. सन सीमेंट्स लिमिटेड गुवाहाटी आसाम, वहां पर वो रजिस्टर्ड है एट द कंपनीज मुंबई ऑफिस. ठीक है. सन सीमेंट्स लिमिटेड गुवाहाटी आसाम रजिस्टर्ड ऑफिस एट द कंपनीज मुंबई महाराष्ट्र ऑफिस who is also registered under GST. Now question ये उठता है, the contract is entered with Guwahati office in the given case. तो place of supply क्या होगा? डीओ कंसल्टेंट कोलकाता जीएसटी ट्रेनिंग दे रहा है गुवाहाटी का सन सीमेंट्स लिमिटेड को. ठीक है. जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुवाहाटी में है एंड एट द कंपनीज मुंबई ऑफिस. और ट्रेनिंग कहाँ दे रहा है? ट्रेनिंग कहाँ चल रहा है सर? ब्रैकेट को छोड़ के पढ़ो, समझ में आ जाएगा. डीओ कंसल्टेंट्स कोलकाता इम्पार्ट जीएसटी ट्रेनिंग टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस पर्सनल ऑफ सन सीमेंट्स लिमिटेड एट द कंपनीज मुंबई ऑफिस. यानी डीओ कंसल्टेंट्स जो कोलकाता का है वो ट्रेनिंग दे रहा है मुंबई में. ठीक है. और जिसके साथ जिसको ट्रेनिंग दे रहा है वो कहाँ का रजिस्टर्ड है? गुवाहाटी का.
तो कॉन्ट्रैक्ट इज एंटेड विद गुवाहाटी ऑफिस इन द गिवन केस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कोलकाता, असम, महाराष्ट्र, आइदर असम और महाराष्ट्र एट द ऑप्शन ऑफ सन सीमेंट्स, क्या होगा? क्या लगता है सबको? कोलकाता, आसाम, महाराष्ट्र, या कंपनी के हिसाब से है, क्योंकि जहां पर ट्रेनिंग दे रहा है वो सन सीमेंट्स का जो हेड ऑफिस है वो भी मुंबई में, मैंने कंपनी का मुंबई ऑफिस भी है, लेकिन सन सीमेंट्स जो है गुवाहाटी का, उसी ने एक्चुअली ट्रेनिंग ले रहा है। तो सन सीमेंट्स का मुंबई ऑफिस को माना जाएगा, कि सन सीमेंट्स का गुवाहाटी को माना जाएगा, कि कोलकाता तो आएगा नहीं क्योंकि कोलकाता में तो ट्रेनिंग हो नहीं रहा है। सर डी। आइदर आसाम और महाराष्ट्र एट द ऑप्शन ऑफ सन सीमेंट्स लिमिटेड। सर ये आसाम ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों रजिस्टर्ड पार्टी के बीच में हो रहा है, और जो सन सीमेंट्स है वो गुवाहाटी में है और गुवाहाटी का रजिस्टर्ड है, उसका एक ऑफिस मुंबई में है, इसके साथ क्या लेना देना? सर्विस महाराष्ट्र में ले रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रोविजंस पढ़ा, यहाँ पर भी कहीं पर भी बोला था कि सर्विस जिस जहां पर दिया जाएगा उसी को माना जाएगा। अगर B2B के केस है, B2B केस में क्या बोला कि रजिस्टर्ड दोनों पार्टी के बीच में अगर डील चल रहा है, जैसे कि क्या बोला B2B सप्लाई में, where the recipient of service is registered person, the place of supply is the location of such। तो हमारे केस में जो सन सीमेंट है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, और जो GST ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड है, तो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड, जो ट्रेनिंग ले रहा है वो भी रजिस्टर्ड, तो फिर उसका रजिस्टर्ड प्लेस जो होगा उसी को लेंगे, क्यों हम लोग इधर उधर भटके? अगर ऐसा बोलता कि जिस प्लेस में हो रहा है उसी को माना जाएगा, ऐसा तो नहीं बोला ना। हाँ, अगर ये B2C होता, और B2C केस में अगर जो रिसिपेंट है वो अगर B2C अनरजिस्टर्ड होता, तो फिर जो सप्लायर है उसी के प्लेस को माना जाता, तो इन ऐसे केसेस में कोलकाता हो जाता है ना, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर प्रोमिनेंट आंसर क्या लग रहा है? आसाम। समझ में आया सर सबको? इसलिए प्रोविजंस जो बोलता है उसी के अंदर रहो, ठीक है? दिमाग ना चलाया जा रहा, दिमाग चलाने से फंस जाएगा। समझा नहीं दर्श? हेलो, सबको समझ में आया? ये सर नो, आप लोग सब कनेक्टेड हो? यस सर। यस। ठीक है सर। चलो कुछ और बताते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जितना पढ़ोगे कम पड़ जाएगा। सर जरूरी है इतना पढ़ना? मत पढ़ो, कौन बोला है? बस जितना एग्जाम्पल्स के साथ आप कनेक्टेड रहोगे आपको प्रैक्टिकली सुविधा होगा सर, क्योंकि आप लोग, मैं अगर आप लोग सिर्फ BCom MCom पढ़ते मैं आपको कभी नहीं बोलता, क्योंकि आगे जाके आप लोग सभी को इक्विवेलेंट लेवल में प्रोफेशनल काम करना है। तो अगर आप लोग सीखने का रुचि नहीं रखोगे तो फिर कौन रखेगा? आप लोग पढ़ने में कंजूसी करोगे तो फिर BCom करके ही खुश हो जाओ, है ना? तो फिर CA में पढ़ने का क्या जरूरत है? अगर प्रोफेशनल नॉलेज नहीं लेना है तो फिर क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की? BCom में तो डिग्री मिल गया, डिग्री को एक माला बना के लटका लो और देखो क्या होता है। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट्स, अम्यूजमेंट पार्क, अदर प्लेसेस, ठीक है? किसी कल्चरल फंक्शंस में जा रहे हो, स्पोर्टिंग इवेंट्स में जा रहे हो, IPL, हाँ कल बैंगलोर हार गया सर, बैंगलोर और नहीं जा पाएगा तो खत्म, तो खत्म, तो हवा टाइट, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट हो गया ना, बस बत्ती गुल।
मैंने ये बैंगलोर कभी नहीं पहुंच पाएगा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कोलकाता ही लेगा, पता नहीं, अब राजस्थान अल्टीमेटली खेल दे रहा है। और कौन है, हैदराबाद है ना, हैदराबाद पैट कमिंस है ना, उसका कैप्टेंसी थोड़ा सा खेल खेलेगा। इसको बैंगलोर को कौन हराया, हैदराबाद हराया कि राजस्थान हराया? राजस्थान हराया। T20 में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अगर ये वनडे होता फिर भी एक प्रेडिक्शन हो जाता, टेस्ट में तो और अच्छा प्रेडिक्शन हो जाता है। हाँ सीरियसली, टेस्ट में प्रेडिक्शन सबसे बेस्ट हो जाता है, वनडे में फिर भी बेहतर है। T20 में प्रेडिक्ट करना बहुत पॉसिबल है। मैंने अगर फिर से मैंने मानो कि कोई बोलेगा सर, जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे मानो जो 10th स्पॉट पे गया है, पंजाब या मुंबई जो भी गया है, ठीक है, या गुजरात जो भी है, अगर मानो कि मुंबई को भी अचानक से तुम फिर से खेलने बोलोगे, हो सकता है कि जो फाइनल खेला है उसको हरा दिया, ठीक है, क्योंकि T20 में कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं है, वो उस दिन में क्या क्या हो रहा है वही मैटर। वनडे में एक फॉर्म मायने रखता है, T20 में तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में किसको फॉर्म मिल गया उसी में खेल पलट जाता है। जो भी हो, कल्चरल, स्पोर्टिंग, एजुकेशनल, साइंटिफिक, एंटरटेनमेंट, आर्टिस्टिक, ऐसे किसी भी जगह में अगर आप एडमिशन करते हो, एडमिशन माने घुस के देखते हो बेसिकली, ठीक है, तो बताते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेसेस, और सर्विस ऑफ एंसिलरी टू अबव मेंशन सर्विस, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ और भी सर्विसेज। ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानोगे? जैसे धीरूभाई भिरानी, धीरूभाई भिरानी, a resident of Ghaziabad, Uttar Pradesh, buys a ticket for a circus organized at Gurgaon, Haryana, by a circus company based in New Delhi. Place of supply is the location where the circus is held. Circus कहाँ हुआ? गुड़गांव में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुड़गांव को माना जाएगा, और गुड़गांव माने हरियाणा गवर्नमेंट को ही यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन का मौका मिलेगा, ठीक है। भले ही रेसिडेंट गाजियाबाद का हो फर्क नहीं पड़ता, भले ही सर्कस कंपनी दिल्ली का हो फर्क नहीं पड़ता, सर्कस कहाँ दिखा रहे हो ये फर्क पड़ता है। मानसवी ऑफ न्यू दिल्ली, क्या हुआ, मानसवी ऑफ मानसवी ऑफ न्यू दिल्ली बाइज अ टिकट ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है। जैसे अम्यूजमेंट पार्क, जैसे नोएडा में यहाँ पर बोला है, अरे मैंने एक इंडिया का सबसे बड़ा एक अम्यूजमेंट पार्क घूम के आया, बहुत दिन पुराना बात है, मुंबई में एसएल वर्ल्ड, एसएल वर्ल्ड, हाँ मैं तो जितना जानता हूँ एसएल वर्ल्ड इंडिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है। अगर अभी कोई आ गया पता नहीं, वहाँ पे तो इमेजिका भी तो है, मुंबई में इमेजिका करके भी तो। इमेजिका अभी आ गया क्या? नहीं बहुत पुराना नहीं है इमेजिका, एसएल वर्ल्ड सबसे बड़ा था उस टाइम पे, अभी भी नहीं नहीं, शायद इमेजिका मतलब अभी है ना, वो फेमस है, तो 1500 टिकट है कितनी। इमेजिका 1500 टिकट है, एसएल वर्ल्ड का भी उस जमाने में कम नहीं था, एक एक जन का कम से कम, मैं गया था 2005-6 का बात कर रहा हूँ, एक एक जन का कम से कम 500-700 टका उस टाइम पे लिया, तो अभी कितना हो सकता है उसमें, कंपटीशन आ गया। तब हमारा लोगों का निको पार्क वगैरह कुछ भी नहीं है उसके साथ। क्या नाम बोला, इमेजी, इमेजी, इमेजिका, अच्छा देखना पड़ेगा जाके, अगर मुंबई बहुत दिन नहीं गए, अगर जाएंगे तो देखेंगे। अच्छा, मानस भी न्यू दिल्ली buys a ticket for an amusement park located in Noida, उत्तर प्रदेश, the place of supply is the location where the park is located, तो नोएडा है ना, सिंपल, एक बार पढ़ लेगा दिमाग में रह जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 में बोला, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से नहीं होता है सर, हाँ, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला है। जैसे मानो अभी ममता दीदी का इवेंट है, जैसे कल ममता दीदी केष्टपुर आएंगे, कल या परसों, ठीक है, केष्टपुर के हमारे इस रोड पे उनका रोड शो होगा, हाँ, बंद करना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है, लग रहा है बंद, कल होगा कि परसों होगा पता नहीं चला अभी तक, या तो कल या तो परसों, बारिश होने का भी चांसेस है परसों, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो तो पता नहीं कि रोड शो कर पाएगा कि नहीं, बट पूरा रोड का जितना भी लोग फुटपाथ में बैठता है सबका बोल दिया कि कोई नहीं बैठेगा फुटपाथ में, तुम देखना जाने के टाइम पे सब साफ सफाई भी हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का काम किया है, यहाँ से एकदम पूरा केष्टपुर बाजार तक जाएगा, मिशन बाजार तक, जहाँ चार्ज है वहां तक जाएगा, बोल रहे कि चल चल के जाएगा,
लगी बात है। खराब रोड है। कहाँ कहाँ? मिशन बाजार का ना? चप्पल का सही इस्तेमाल करेगा सर, चप्पल का इस्तेमाल। तुमको क्या पता, रोड अगर ठीक कर दिया हो तो हो सकता है ममता दीदी आ रहे बोल के रोड ठीक कर दिया तो हो भी सकता है। मैं तो गया नहीं रिसेंटली, हो सकता है काम कर रहा है रोड पे। ऐसे हर जगह में एक एक दिन करके जाए ये लोग तो कम से कम। और मोदी का भी एक रोड शो होने वाला है वीआईपी में। ये पूरा एकदम दमदम एयरपोर्ट से लेके उल्टा आगे इस पूरा इस रोड पे रोड शो, ऐसा मैं सुना हूँ। आप लोग खबर ले सकते हो शायद। आप लोग का वोट कब? 1 तारीख ना? 1 तारीख वोट है इधर, वही लास्ट है। रिजल्ट कब होगा सर? 4 तारीख। स्टॉक मार्केट बूमिंग, माथा खराब कर रहे हैं। आज तो पार हो गया, 22,900 पार चला गया। आज 300-400 पॉइंट में मूवमेंट दिया, माथा खराब मूवमेंट दिया। मैं तो मैंने लास्ट 2 हफ्ता से बोल रहा हूँ ले लो ले लो ले लो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा गिरा था, सब कुछ थोड़ा डर रहा था। हम ले लो भाई, बीजेपी आएगा, ये सोच से ले लो, क्योंकि वो सोच मार्केट को पसंद है। ठीक है, तो देखते देखते 22,200 में चला गया था, 200 से 900 चला गया, 700 पॉइंट विद इन 1 वीक। और बीच में एक दिन अमित शाह बोला कि 4 जून को मार्केट रिकॉर्ड पार कर देगा। ये सुन के उस दिन में 200 पॉइंट का मूव दे दी। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 बोलते हैं व्हेन सच सर्विस इज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। रिसिपेंट जहां पर लोकेटेड है उस एरिया को माना जाएगा। व्हेन इट इज प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड एंड इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट। एग्जाम्पल के रूप में मेगा इवेंट्स and event management company at New Delhi organize an award function for Shah Diamond Merchants of Ahmedabad, जो कहां पर रजिस्टर्ड है? गुजरात में। तो ये इवेंट किसके लिए बना रहा है? मेगा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी न्यू दिल्ली का अवार्ड फंक्शन किसके लिए कर रहा है? एन अवार्ड फंक्शन फॉर शाह डायमंड मर्चेंट्स ऑफ अहमदाबाद एट मुंबई। सिंस द रिसिपेंट इज a रजिस्टर्ड पर्सन तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा कि अहमदाबाद होगा? अहमदाबाद, क्योंकि रिसिपेंट कहाँ का है? अहमदाबाद। ठीक है, भले ही फंक्शन मुंबई में हो रहा हो लेकिन रेसिपेंट जहां का है उसको, क्योंकि रजिस्टर्ड है। मेगा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज एन अवार्ड फंक्शन फॉर शाह डायमंड मर्चेंट्स इन अहमदाबाद रजिस्टर्ड इन गुजरात। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर्विस कहाँ दे रहा है? मॉरिशस पे। मॉरिशस कहाँ है? इंडिया में है कि बाहर है? ठीक है, मॉरिशस बाहर बाहर है है सर। सर। मॉरिशस एक बहुत ब्यूटीफुल इंडियन ओशियन पे बना हुआ एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन जहां पर बहुत इंडियंस रहते हैं। यही आपको जानने से अच्छा मैंने मजा आएगा। इवन मॉरिशस का जो मैंने सिटीजन है या फिर वहाँ का जो लोग है ना, वो सब इंडियन ओरिजिन के हैं। अफ्रीका में आता है, लोकेशन अफ्रीका में है, बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने बहुत केस में लोग बोलते हैं कि भाई मालदीव हमारे साथ पंगा ले रहे हैं ना, तो बोलते हैं भाई मालदीव मत जाओ, मॉरिशस जाओ। ठीक है तो इसलिए हाँ, नहीं मतलब अगर किसी को इंटरनेशनल जाना है, ठीक है, मैंने लक्षद्वीप तो इंडिया में हो गया, ठीक है, और वो मजा नहीं आएगा अगर, ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप में बहुत सारा इवेंट मैंने बहुत सारा चीजें तुमको एंजॉय करने को देगा नहीं, और आम आदमी नहीं जा सकता। और क्योंकि लक्षद्वीप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कोरल आइलैंड है तो वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हो जाता है। और अगर आप मालदीव वाला फीलिंग्स चाहते हो तो लोग बोल रहे हैं कि मॉरिशस जा सकते हो। ये रहा मॉरिशस, देख पा रहे हैं? ये रहा मॉरिशस। ये एकदम आपका साउथ अफ्रीका के पास है, मादागास्कर आइलैंड के पास है, इंडिया से थोड़ा दूर ही है सर। क्योंकि देखो मालदीव तो यहीं पर है, मालदीव तो बस यहीं पर, इस एरिया में आपको मालदीव मिलेगा, लक्षद्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और मॉरिशस यहाँ है, काफी दूर है, काफी दूर है।
मैं आपसे दिखाने का मतलब ये था, अब आपको पता होना चाहिए, जैसे मतलब किसी को पता ही नहीं है मॉरिशस कहाँ है, तो मॉरिशस आउट ऑफ इंडिया है इतना तो पता होना चाहिए। Since the recipient is a registered person, the place of supply is the location of the recipient. ठीक है, तो यहाँ पर अहमदाबादी होगा, ठीक है, मॉरिशस। तो इसका समरी क्या निकला सर? समरी ये निकलता है, organizations of events or service ancillary to the same or assigning or sponsorship to such events, location of recipient. Registered is recipient is registered, the location of recipient. अगर recipient is unregistered, the location where the event is held. अगर लोग हाँ, अगर मानो अनरजिस्टर्ड होता तो मॉरिशस हो जाता, तो फिर एक्सपोर्ट करता तो एग्जेम्प्टेड होता, और अगर इंपोर्ट करता तो ऐसे केसेस में ये लग जाता, IGST लग जाता। ऑर्गेनाइजेशंस आर इवन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कहाँ उसको, रेसिपिएंट लोकेशन का क्या मतलब, बेसिकली अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो इसके लिए सिंपल बोल रहे हैं कि देखो अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट तो ओके, बट अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और अगर ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया में हो रहा है, जैसे कि मॉरिशस में हो रहा है, तो मॉरिशस नहीं माना जाए। क्यों? क्योंकि मॉरिशस वाला कोई तो आपके साथ, इंडिया के साथ तो इस तरह का नहीं होगा ना। यहाँ पर से फॉर एग्जांपल मुंबई के किसी के साथ गुजरात के किसी के, जब अभी जो चीज हुआ मॉरिशस में तुमने दिया, लेकिन क्या तुमने मॉरिशस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना? क्या तुमने गुजरात को ही माना ना? तो वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट माने गुजरात, नॉट मॉरिशस। ठीक है, तीन डिफरेंस है, देयर इज अ वेरी, माने बोलते हैं ना, माने इट्स अ वेरी लिटिल बिट डिफरेंसेस, बट ये लिटिल बिट डिफरेंसेस का नॉलेज आपको रखना चाहिए। बस यहाँ पर एक चीज बोलता है कि मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। मानो कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशंस में वैल्यू कैसे डिटरमाइन हो, इसका भी एग्जांपल आपके सामने दिया है। इन द एब्सेंस ऑफ contract or agreement between the supplier and recipient of service, the proportionate value of service made in different states or union territories where the event is held is computed in accordance with the rule 5 of the IGST rule by the applications of generally accepted accounting principle। मैंने गैप का रूल फॉलो होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो होगा। एग्जांपल के रूप में एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मूनलाइट इवेंट प्राइवेट लिमिटेड has to organize some promotional events in state 1 and state 2 for a recipient मिस्टर आत्माराम के लिए। ठीक है, आत्माराम कौन है? एक अनरजिस्टर्ड बंदा है। इवेंट्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन S1 and 2, ठीक है, इवेंट्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड in S1 and 2 in S2। they charged a considered amount of, कितना हो रहा है सर, 10 लाख फ्रॉम मिस्टर आत्माराम। तो बेसिकली ये लोग कितना चार्ज कर रहे हैं आत्माराम से? इवेंट के लिए 10 लाख चार्ज कर रहे हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस इन द बोथ स्टेट्स, माने स्टेट 1 and state 2, say the proportion arrived at the application of generally accepted accounting principle is 3:2। माने 3:2 कहां से आ रहा है? माने 3 इवेंट बनेगा स्टेट 1 में और 2 इवेंट बनेगा स्टेट 2 में। मैंने स्टेट 1 से फॉर एग्जांपल स्टेट 1 इज वेस्ट बंगाल एंड स्टेट 2 इज ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा में हो रहा है 2 इवेंट, आत्माराम का ही इवेंट है, 2 इवेंट ओडिशा में होगा, तो 3 इवेंट वेस्ट बंगाल में होगा। तो जो टोटल वैल्यूएशन है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द रेशियो 3:2 S1 and S2 रेस्पेक्टिवली। तो फिर वेस्ट बंगाल का वैल्यूएशन क्या माना जाएगा? 10 लाख इंटू 3/5, और ये वेस्ट बंगाल का पोर्शन बने माना जाएगा, और ओडिशा का माना जाएगा 10 लाख इंटू 2/5, जैसे प्रोपोर्शनेटली होता है। तो ये हो जाएगा 6 लाख और इसका हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू से वैल्यूएशन डिटरमाइन हो जाएगा। अगर कोई प्रॉपर एग्रीमेंट ना मिला तो, अगर एग्रीमेंट में बोला नहीं वेस्ट बंगाल को इतना मिलेगा, ओडिशा को इतना मिलेगा, वो अगर पहले से डिसाइडेड है एज पर एग्रीमेंट, तो देन इट्स ओके, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंड वेडिंग प्लानर्स चेन्नई का हायर्ड बाय लड्डू सिंह। लड्डू सिंह कौन? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन हैदराबाद टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज वेडिंग। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज 1 dash if wedding is to be held at New Delhi।
और 2 that if the wedding is to be held in Seychelles. Seychelles कहाँ है? कहाँ है बोलो? सब क्या अफ्रीका में ही जाते हैं सर? सब समुद्र वाला एरिया है, वही उसी एरिया में। मॉरिशस के थोड़ा ऊपर, मालदीव के थोड़ा नीचे, ये रहा। ये तो और भी छोटा है, दिख ही नहीं रहा है, ये रहा, ये है, देख पा रहे सर? स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे छोटा कंट्री माना जाता है इसको, आइलैंड कंट्री है। चलो ठीक है, समझ गए आप लोग? तो बताओ, तो ग्रैंड वेडिंग प्लानर्स चेन्नई के हायर्ड बाय लड्डू सिंह unregistered person based in Hyderabad to plan and organize this wedding. The place of supply is 1. If wedding is held in New Delhi, अगर wedding न्यू दिल्ली में होगा तो place of supply क्या माना जाएगा? हाँ, न्यू दिल्ली। सर लड्डू सिंह रजिस्टर्ड नहीं है, लड्डू सिंह अनरजिस्टर्ड है। बोलो ठीक से। अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है और रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, जहां लोकेशंस वेयर द इवेंट इज हेल्ड, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, तो बताओ रिसिपेंट का लोकेशन क्या है? लड्डू सिंह कहाँ का है? हैदराबाद का। ठीक है, और वेडिंग कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में। तो आंसर इज ए, न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद। यही बोला था, ये बोला था। सबको समझ में आया? छोटी छोटी बातें समझ में आया कि नहीं आया? ए बी सी डी, ये भी सी और डी होगा। ठीक है, ठीक है, न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद। तो अगर आपका प्रोविजंस क्लियर है ना तो आंसर क्लियर हो। ये जो इतना डिटेल्स में पढ़ने का क्या कारण है? मानो कि कोई डिटेल्स में ना पढ़ता और उसको सोचता कि अच्छा चलो ये क्वेश्चन मैंने करके गया, ये होगा, ये होगा, एग्जाम में जाके जो पढ़ के गए तो उसका उल्टा ही कुछ पूछ लिया, क्या क्या जवाब दोगे? हाँ, कुछ जवाब नहीं दे पाओगे, कंफ्यूज होके आ जाओगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 8। देखो कुरियर सर्विस क्या बोलते हैं? इस कुरियर सर्विस का क्या बोलते हैं? इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, द डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है तो डेस्टिनेशन क्या होगा? डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर उसका डेस्टिनेशन है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स including by mail or courier, etc., provided to a registered person, is the location of such person. However, where such services are provided to an unregistered person, the place of supply is the location at which such goods are handed over to their transportation. यह है प्रोविजंस। अब इस प्रोविजंस का कुछ एग्जांपल्स करने से आपको ये कुरियर सर्विस का क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या केस में क्या पकड़ रहे हैं ये लोग। मेसर्स सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड इज a registered company in New Delhi. सुखीराम एक रजिस्टर्ड पर्सन है न्यू दिल्ली का। It sends to its courier. It sends its courier to Pune through Messrs. Brew Air Courier Service. It sends its courier to Pune through Messrs. Brew Air Courier Service. The recipient being registered person, recipient कौन है? Registered है। तो place of supply क्या मानेंगे? दिल्ली मानेंगे कि पुणे मानेंगे? सुखीराम दिल्ली में रजिस्टर्ड है, कुरियर भेज रहे पुणे में, Messrs. Brew Air Courier Services through recipient being registered person, recipient registered है, place of supply is the location of the recipient। recipient का लोकेशन क्या है?
Sukhiram Private Limited, registered company in New Delhi. It sends its courier to Pune through Messrs. Brew Air Courier Service. The recipient being registered person, the place of supply is the location of the recipient. Recipient. सुखीराम तो सप्लायर है, कुरियर पुणे को दे रहे हैं. सेंड्स इट्स कुरियर टू पुणे थ्रू मेसर्स ब्रू एयर कुरियर सर्विस. रिसिपेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड है. अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो फिर प्लेस ऑफ लोकेशन दिल्ली क्यों? कुछ गड़बड़ हो गया क्या हम लोगों से? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है बट जो हो रहा है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना. तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर एटसेट्रा प्रोवाइडेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन is the location of such person. Is the location of such person माने जो बेसिकली कुरियर भेज रहा है. However, where such अगर वो रजिस्टर्ड है जो भेज रहा है उसका होगा. However, where such service are provided to an unregistered person, the place of supply is the location at which such goods are handed over to their transportation. अगर अनरजिस्टर्ड को देगा तो ट्रांसपोर्टेशन का जहां पर हो रहा है उस प्लेस को माना जाएगा. यानी अनरजिस्टर्ड जहां का है उसको नहीं. अनरजिस्टर्ड का ट्रांसपोर्टेशन जहां हो रहा है उस ट्रांसपोर्ट का लोकेशंस को प्लेस ऑफ सप्लाई माने. तो इस केस में सुखीराम न्यू दिल्ली के हैं और सुखीराम रजिस्टर्ड है, तो सुखीराम जहां से है उसी को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ. सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है. सेंड्स इट्स कुरियर टू पुणे थ्रू मेसर्स ब्रू एयर कुरियर सर्विस. द रिसिपेंट बीइंग रजिस्टर्ड, रिसिपेंट भी रजिस्टर्ड है और सुखीराम भी रजिस्टर्ड है. इसीलिए जो भेज रहा है उसका जो प्लेस है उसी को हम लोग. अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड होता तो पुणे होता. अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड होता तो पुणे होता. रिसिपेंट रजिस्टर्ड है इसलिए दिल्ली हो रहा. सॉरी, हाँ, रिसिपेंट रजिस्टर्ड है इसलिए जो भेज रहा है उसका प्लेस को ही हम लोग मानेंगे. थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट कॉन्सेप्ट यही है. और भी दिया है देखो मिस्टर क्या दिया, बिंदीसा एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ न्यू दिल्ली सेंड्स ए कुरियर टू हिज ब्रदर इन अमृतसर पंजाब. ठीक है, अभी इसका घर भी तो अमृतसर दर्ज साहब का. ठीक है, मिस्टर बिंदीसा एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ न्यू दिल्ली सेंड्स ए कुरियर टू हिज ब्रदर इन अमृतसर पंजाब. द रिसिपेंट बीइंग अनरजिस्टर्ड, the place of supply is the location where goods are handed over for their transportation. तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहाँ दिया गया? न्यू दिल्ली. समझ में आया सर? ट्रांसपोर्टेशन के लिए तुमने हैंड ओवर कहाँ किया? ट्रांसपोर्टर को न्यू दिल्ली में किया ना. तो फिर ऐसे केसेस में भी हाँ उसका हो रहा था. यहाँ पर जहां पर कुरियर लोड हुआ उसको होगा. कुरियर दिल्ली में ही दिया गया, हैंड ओवर किया गया, तो दिल्ली को ही यहाँ पर हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, अमृतसर पंजाब को नहीं. ठीक है. पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, a goods transport agency based in Kanpur, Uttar Pradesh, is hired by Hazel Enterprise, a registered supplier in Kanpur, to transport its consignment of goods to a buyer in New Delhi. The recipient being registered, the place of supply is the location of the recipient. पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड एक जीटीए है जो कहाँ का है? कानपुर का है, उत्तर प्रदेश का. इसको हायर किसने किया? हेजल एंटरप्राइज. हायर्ड बाय हेजल एंटरप्राइज टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू ए बायर इन न्यू दिल्ली. बायर कहाँ का है? दिल्ली का. रिसिपेंट बीइंग रजिस्टर्ड, रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जो मेन माने जो बेसिकली सप्लाई करता है, दैट इज कानपुर. माने बेसिकली यहाँ पर हेजल एंटरप्राइज कानपुर का है तो कानपुर ही हो जाएगा हमारा लोकेशन ऑफ द सप्लाई. ठीक है. ऐसे ही बाकी भी दिया है. सुखविंदर ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अ जीटीए बेस्ड इन नोएडा, उत्तर प्रदेश, हायर्ड बाय छाया ट्रेड लिंक्स. ठीक है, hired by Chaya Trade Link, registered supplier in New Delhi, to transport its consignment of goods to a buyer, Kanpur, Uttar Pradesh. The recipient being registered, the place of supply is the location of the recipient. माने
ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़िए। पढ़ने के टाइम पे बस प्रोविजंस को दिमाग में रखिए और पढ़ते जाइए, तो माथा में ऑटोमेटिकली सब काम खेलता जाएगा। जैसे यहाँ पर और भी, जैसे सेक्शन 12(9) में पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जो लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं उसके केस में बोला कि अगर रजिस्टर्ड रिसिपेंट है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वीनियंस कंटिन्यूअस जर्नी में, मैंने जहां पर पैसेंजर कन्वीनियंस में जा रहा है उसको देखेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस में। अगर इशू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज एंड द पॉइंट ऑफ बोर्डिंग नॉट नोन, अगर पता नहीं कि कहाँ क्या होगा एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ राइट टू पैसेज, तो ऐसे केसेस में इफ द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, द लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे, और इन अदर केसेस द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस को लेंगे। दो एग्जांपल देखो, थोड़ा क्लियर होगा। अच्छा, रिटर्न जर्नी को अलग माना जाएगा। द रिटर्न जर्नी इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट जर्नी इवन इफ द टिकट्स फॉर ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी आर इशूड एट द सेम टाइम। माने जाने का और आने का दोनों को अलग अलग जीएसटी मानता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। मिस्टर अमर एक रजिस्टर्ड पर्सन है न्यू दिल्ली का, ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर इन एयरजेट फ्लाइट। मिस्टर अमर हैज बॉट द टिकट्स फॉर द जर्नी फ्रॉम एयरजेट्स ऑफिस रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, दैट इज न्यू दिल्ली। Mr. Subramaniam, एक unregistered person है चेन्नई का, has come to Delhi on vacation. He buys prepaid Delhi Metro card from Delhi Metro, New Delhi, for hassle-free commute to the National Capital Region, ताकि वो दिल्ली एनसीआर में एकदम खुला घूम सके easily. The recipient being unregistered, the place of supply is the address of Mr. Subramaniam, that is Chennai. If address of Subramaniam is not available with the Delhi Metro, the place of supply will be the location of the supplier of service, that is New Delhi. इस तरह से आपको पढ़ना है। प्रोविजंस पढ़ो तो जाके एग्जाम्पल समझ आएगा, सिर्फ एग्जाम्पल से भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, प्रोविजंस के साथ साथ पढ़ने से आपको ये सब चीजें समझ आएगा। इसी तरह से सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड, ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया है, मिस्टर रायथान इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन एन एयरजेट फ्लाइट, ही डिजायर टू वॉच एन इंग्लिश मूवी ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है, बाय मेकिंग द नेसेसरी पेमेंट। मूवी देखने के लिए पेमेंट क्या वो होता है ना, बिजनेस क्लास में तो रहता है ना। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस ऑफ शोइंग मूवी ऑन डिमांड इज द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वीनियंस फॉर द जर्नी, तो ये दिल्ली को ही माना जाएगा। मैंने उसी टाइम पे ऑनबोर्ड हुआ ना, मैंने मूवी दिल्ली में थोड़ी मिला है, मूवी तो बॉम्बे में ही लोड किया गया ना, नहीं सॉरी दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है तो दिल्ली में ही उसको लोड किया गया, जैसे खाने का केस था, सेम काइंड ऑफ केस है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस माने एक अभी ना थोड़ा सेम काइंड ऑफ आएगा 12 सबसेक्शन 11 में। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रीपेड पोस्टपेड उसका भी अलग अलग नेचर आ जाता है, ठीक है। फिक्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विस लाइन, लीज्ड, सर्किट इंटरनेट लीज्ड, सर्किट केबल, डिश एंटेना, पोस्टपेड, प्रीपेड मोबाइल, अलग अलग सर्विसेज हो सकता है, उसके बारे में भी बोलता है सर। जैसे मानो मिस्टर समुद्र गुप्ता कोलकाता से गेट्स ए लैंडलाइन फोन इंस्टॉल्ड एट हिज होम इन कोलकाता फ्रॉम स्काईवेल लिमिटेड, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन इज इंस्टॉल्ड, कोलकाता। मिस्टर राजकुमार गेट्स ए डीटीएच माने डायरेक्ट टू होम एक होता है ना डीटीएच सर्विस at his home in his village in Uttar Pradesh from RT Limited, the place of supply is the location where the DTH is installed, that is Uttar Pradesh, जहां पर इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। मिस्टर शास्त्री मुंबई टेक्स ए पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन इन मुंबई from Bluebell Limited and gives his residence address at Mumbai as the address of billing with supplier, तो place of supply is the location of billing address of the recipient, that is Mumbai। इस तरह से पढ़िएगा, ये टेलीकम्युनिकेशंस का है। सिमिलरली स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस, फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 में बोला है, ठीक है। मिस्टर देवदास चेन्नई से है, बाय शेयर फ्रॉम ए ब्रोकर इन बीएसई मुंबई, ठीक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, तो देवदास कहाँ का है, चेन्नई का, तो सप्लाई चेन्नई का माना जाए। मिस्टर अरिहंट न्यू दिल्ली के हैं, विथड्रॉज मनी फ्रॉम बेस्ट बैंक्स एटीएम इन अमृतसर, बैंक का नाम बेस्ट बैंक है। Mr. Arihant has crossed his limit of free ATM withdrawals. The place of supply is the location of the recipient of service in the record of the supplier, तो न्यू दिल्ली होगा। Mr. Rishabh from Varanasi, Uttar Pradesh, visit a bank registered in New Delhi to get a demand draft made.
Mr. Receipt does not have any account with the said bank. Therefore, since the location of recipient is not available in the record of the supplier, the place of supply is the location of the supplier of service, that is New Delhi. ठीक है, तो इस तरह का चीज है। ये स्टॉक ब्रोकिंग के केस में सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 रिलेटेड, इंश्योरेंस का भी इसी तरह का आपको मिलेगा। तो बस अभी ना आपको ज्यादा कुछ नहीं, डिफरेंट सर्विसेज का आपको वैराइटीज एग्जांपल मिल जाएगा। आईजीएसटी के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, इंटरस्टेट सप्लाई में क्या होता है, इंटरस्टेट सप्लाई में क्या होता है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा और क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेशन के साथ थोड़ा सा बोला हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड मेरे को और कुछ नहीं बताना है, मैंने बहुत बताया। अब आप लोगों को बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कलेक्ट करो और पढ़ो, क्वेश्चन आंसर कलेक्ट करो और पढ़ो अपने मैट से, मेरे ये वाला नोट से, सीएमए के नोट से, सीएस के नोट से, सीए के नोट से, जहां से मर्जी पढ़ लो सर। बस आपका नॉलेज एनहांस होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। बस आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में एक परफेक्ट नॉलेज चाहिए, ठीक है। मैं बहुत बोल दिया आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैल्यू पढ़ेंगे, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, आज इतना ही है, थैंक यू, बाय सर। बाय सर। हाँ नहीं नहीं, फैन नहीं चाहिए। बाय सर। बाय सर, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। স্যার বলছিলাম রেজিস্ট্রেশনটা আর করাবেন এই সপ্তাহে? হ্যাঁ এই সপ্তাহে করে দেবো, আমি ডাকবো, দাঁড়া এই সপ্তাহে যদি না হয় সোমবার ডেকে নেবো সেরকম হলে, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাই স্যার। ঠিক আছে, আসলে আমার ভোট আছে এই সপ্তাহে, বুঝেছিস তো, ওই জন্য বলুন। কিছু বলছি তো আর্য?